इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 351। हालांकि ओफरान ने उन्हें याद दिलाया था कि सर रेयान की नाराजगी से बचने के लिए इस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी न फैलाएं, लेकिन मेहरा परिवार के बुजुर्गों में से कौन ऐसा था जिसके दोस्त और रिश्तेदार नहीं थे। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि उनके रिश्तेदार और दोस्त राजीव मेहरा को नाराज करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। वह एक राक्षस था जिसे उन्हें भड़काना नहीं चाहिए जब तक कि वे जीने से थक न जाएं। हर किसी के पास ऐसा पिता नहीं होता जो औबे जैसे राक्षस से लड़ सके। इस प्रकार एक रात में कई मेहरा समझ गए कि राजीव ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे लड़ाई की जाए, और जो कोई भी ऐसा करेगा उसका भाग्य खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में केवल वे दर्जन भर बुजुर्ग ही जानते थे। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे एल्डर काउंसिल में जो कुछ हुआ था उसे साझा नहीं कर सकते थे। ये मेहरा परिवार के लिए एक घोटाला था। एक दर्जन से ज्यादा बुजुर्गों ने एक युवक की संपत्ति के खिलाफ साजिश रची थी, फिर भी उस युवक ने उनमें से 3 को मौके पर ही मार डाला और एक को घायल कर दिया। अगर यह बात फैलती तो मेहरा परिवार निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा खो देता। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा को इस बारे में पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि स्टोन टावर एरिया से निकलने के बाद कुछ हुआ था। खास तौर पर जब वह एल्डर काउंसिल में भाग लेने वाले किसी भी बुजुर्ग से मिलता तो वे उसे डर और चिंता से देखते, जैसे कि वे किसी महामारी को देख रहे हों। जब भी आरव मेहरा कहीं जाता तो कोई भी उसके 100 मीटर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। मेहरा परिवार में सिर्फ कुछ ही लोगों में उसके पास जाने की हिम्मत थी, रॉस, विलियम और वह छोटी लड़की जिसे विलियम की बड़ी बहन ने गोद लिया था। हैरानी की बात यह थी कि यह लड़की रान्या, जो हमेशा से ही असामाजिक रही थी और विलियम के अलावा मेहरा परिवार के अन्य सदस्यों से शायद ही कभी बातचीत करती थी, 10 दिनों से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद आरव मेहरा की आदी हो गई थी। वह अब उसे देखते ही बिजली की गति से भाग नहीं जाती थी, और कभी कभी वह इतनी हिम्मत जुटाकर उसे कुछ वाक्य फुसफुसाकर सुना भी देती थी। आरव मेहरा इस बदलाव से बहुत खुश थे। क्विक्स एंड आइज के मालिक के रूप में रान्या का भविष्य शिवबन से भी बेहतर था, कम से कम आरव मेहरा के दृष्टिकोण से तो यही लगता है। रान्या की उम्र को देखते हुए आरव मेहरा ने जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसे शुद्ध रक्त वाले एल्व्स को समर्पित बॉडी टेक्निक का एक सेट सिखाने में कुछ दिन बिताए। स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने रान्या को सिखाया तो आरव मेहरा ने केवल इतना कहा कि यह शारीरिक तड़का लगाने वाली बॉडी टेक्निक का एक सेट है, और अगर वह नियमित रूप से इसका अभ्यास करती है तो इससे उसे लंबा होने में मदद मिलेगी। छोटी लड़की को खुशी खुशी बॉडी टेक्निक के इस सेट का अभ्यास करते देखकर आरव मेहरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगर उन शुद्ध रक्त वाले कल्पित बौनों को पता होता कि शाही परिवार की सर्वोच्च शारीरिक तकनीक बच्चों को जिम्नास्टिक के रूप में सिखाई जा रही है, तो क्या वे अपनी कब्रों से बाहर निकल आते। 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना किसी परेशानी के रहने के बाद आरव मेहरा एक बार फिर कम ध्यान देने योग्य हो गया। उसने अपना ज्यादातर समय 10,000 स्पेल व्हील और डूम स्टाफ पर बिताया। आरव मेहरा ने थॉर्न मेहरा का सामना करने के लिए 5वीं रैंक के नजदीक उस स्वॉर्ड सेंट का सामना करने और उसे ड्रॉ पर रोकने के लिए थॉर्न मेहरा के साथ इन 2 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स पर भरोसा किया था। उस समय उन 2 मैजिक टूल्स और स्यूडोस ने जो ताकत दिखाई थी उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था, खासकर 10,000 स्पेल व्हील ने। थॉर्न के आने से पहले ये 3 बार फटा और 3 एल्डर्स को मार डाला, जिसने सभी के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ी। कुछ और काया एल्डर्स तो डिनर के दौरान अपनी प्लेट्स को देखकर कांप भी उठते थे, लेकिन आरव मेहरा की नज़र में चाहे वह 10,000 स्पेल व्हील हो या डूम स्टाफ, उनकी ताकत अभी पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई थी। आखिरकार आरव मेहरा की योजना इन 2 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स को भविष्य में अपने दायरे के शिखर तक पहुंचाने की थी, और यहां तक कि उससे आगे जाकर असाधारण मैजिक टूल्स बनने की भी। भले ही उन 2 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स को अभी पूरी तरह से परिपक्व होना बाकी था, लेकिन उनकी शक्ति में इतनी कमी नहीं हो सकती थी। वे स्यूडोस के साथ थॉर्न मेहरा को पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं थे, जो बहुत ही असामान्य लग रहा था। लेकिन आरव मेहरा जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 10,000 स्पेल व्हील को हाल ही में तैयार किया गया था और डूम स्टाफ को हाल ही में उसके अनुरूप अनुकूलित और संवर्धित किया गया था, जिससे ऐसा हुआ कि आरव मेहरा को अभी उन दोनों में महारत हासिल करनी थी। 10,000 स्पेल व्हील ठीक था। आखिरकार इसमें एक पुल के रूप में एंडरफा था। मैजिक एरे और 10,000 स्पेल व्हील के जुड़े होने से स्पेल व्हील उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता था। डूम स्टाफ थोड़ा खराब था क्योंकि यह पूरी तरह से ढेर किए गए ऑगमेंट से बना था और मैजिक टूल अवतार का जन्म होना अभी बाकी था। इसे संचालित करने के लिए यह पूरी तरह से आरव मेहरा पर निर्भर था और ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की असली ताकत नहीं दिखा सकता था। इस प्रकार आरव मेहरा जल्दी से डूम स्टाफ में मैजिक टूल अवतार को जन्म देना चाहता था, लेकिन एक सच्चे स्पिरिट मैजिक टूल के लिए मैजिक टूल अवतार को जन्म देना कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता थी, और जितने अधिक संसाधन होंगे उतना ही बड़ा अवसर होगा। इसके अलावा एक सच्चा स्पिरिट मैजिक टूल जितना अधिक शक्तिशाली होगा, मैजिक टूल अवतार का उत्पादन करना उतना ही कठिन होगा। लेकिन आरव मेहरा बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक कुछ भी गलत नहीं होता, ओकलैंड के पास एक अवसर है जो डूम स्टाफ को एक मैजिक टूल अवतार प्रदान करेगा। लेकिन उससे पहले उसे 5वीं रैंक पर आगे बढ़ना था।
इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद आरव मेहरा ने 2 सच्चे स्पिरिट मैजिक टूल्स के बारे में और नहीं सोचा और इसके बजाय अपना सारा समय जादू का अध्ययन करने में लगा दिया। थॉर्न मेहरा के साथ उस लड़ाई की बदौलत आरव मेहरा आसानी से दूसरी रैंक पर पहुंच गए। उस समय आरव मेहरा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सेकंड रैंक पर पहुंचने के बाद आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ध्यान कानून सेट मैजिक एरे में और भी अधिक एकीकृत थे। अविभाज्य होने का एहसास। लगता है मुझे तुलन पर्वत की यात्रा पहले से करनी होगी। ये बदलाव आरव मेहरा की उम्मीदों से परे था। आरव मेहरा की मूल योजना में उसे तुलन पर्वत पर जाने और गोगास राजा के ध्यान कानून सेट की तलाश करने के लिए 5वीं रैंक का उच्च जादूगर बनने की आवश्यकता थी, क्योंकि तब उसकी ताकत वास्तव में एक और शिखर पर पहुंच जाएगी। अगर उसे वह ध्यान कानून सेट मिल जाता तो वह 3 ध्यान कानून सेट को एक में मिलाने और 5वीं रैंक के उच्च जादूगर क्षेत्र को सुचारू रूप से समेकित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता। लेकिन जादू की सरणी बहुत दुर्जेय थी और इस योजना में दरार पैदा कर दी। ये बहुत हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन आरव मेहरा अब इस हास्यास्पद समस्या का सामना कर रहा था। आरव मेहरा के पास 10 मैजिक एरे एक में मिल गए थे और इसकी शक्ति अभूतपूर्व थी। हालांकि उन्होंने अभी जिस मेडिटेशन लॉ सेट का उपयोग कर रहे थे उसे मैजिक एरे के साथ विलय करने और कोर मेडिटेशन लॉ सेट में बदलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे दूसरे रैंक पर पहुंचे तो एक अप्रत्याशित घटना घटी। सौभाग्य से ये छोटी अप्रत्याशित घटना अभी भी स्वीकार्य थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि अगर वे आगे बढ़ते रहे और तीसरे या चौथे रैंक पर पहुंच गए तो वे इसे नियंत्रित कर पाएंगे। अगर मेडिटेशन लॉ सेट मैजिक एरे के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया तो वे 3 मेडिटेशन लॉ सेट को एक में नहीं मिला पाएंगे, भले ही उन्हें गोगास किंग का मेडिटेशन लॉ सेट मिल जाए। ये कुछ ऐसा था जिसे आरव मेहरा नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने आधे महीने तक खुद को जादू के लिए समर्पित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ऑफरान की तलाश की और मेहरा परिवार की कीमिया प्रयोगशाला में जाने के लिए पास का अनुरोध किया। उन्होंने अपना समय वहां बिताना शुरू कर दिया। इससे उसे पता चला कि कॉन्फ्रेंस हॉल में उसकी लड़ाई के परिणाम कितने गंभीर थे। मेहरा परिवार की कीमिया प्रयोगशाला सार्वजनिक उपयोग के लिए थी। पास वाला कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर जा सकता था। वास्तव में रॉस और विलियम दोनों ने उसे बताया कि आमतौर पर दर्जनों कीमियागर वहां अपना समय बिताते थे। उनमें से प्रत्येक एक क्षेत्र पर कब्जा कर लेता था और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपने स्वयं के शोध और प्रयोग करते थे। लेकिन जब भी आरव मेहरा जाता था, कीमिया प्रयोगशाला खाली हो जाती थी। जो कीमियागर अक्सर इस जगह में आते जाते थे वे बस भाग जाते थे। 3 दिनों से भी कम समय में इसके आसपास कोई और कीमियागर नहीं देखा जा सकता था। क्या मैं इतना डरावना हूं? आरव मेहरा को यह समझ में नहीं आया कि परिस्थितियों को देखकर हंसे या रोए, लेकिन यह उसके लिए सुविधाजनक भी था। वह खुलेआम कुछ ऐसी तकनीकों का उपयोग कर सकता था जो इस युग से परे थीं। आधे महीने तक आरव मेहरा प्रयोगशाला के अंदर ही खाता पीता और सोता रहा और किसी को पता नहीं चला कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। जब तक कि आधे महीने बाद उसने दरवाजे नहीं खोले और रॉस और विलियम को प्रयोगशाला में नहीं बुलाया। आखिरकार दोनों को समझ में आया कि उनके चचेरे भाई ने इन 2 हफ्तों में कितनी दौलत खर्च की थी जब उन्हें 100 से कम औषधियां नहीं ले जाने को कहा गया। ज़्यूबन को बुलाओ, हम तुलान पर्वत के लिए निकल रहे हैं। ये कहने के बाद आरव मेहरा ने अपनी अंतिम तैयारियां शुरू कर दीं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था बुक ऑफ डेथ को रिचार्ज करना। इस उद्देश्य के लिए आरव मेहरा ने विशेष रूप से बोन प्लेन के लिए प्लेनर पथ खोला और गिल्डेड रोज के भाड़े के सैनिकों की मदद से उसने एक ब्लैक वेस्टलैंड की सफाई की। इतनी बड़ी मात्रा में सोलफायर से भरे जाने के बाद बुक ऑफ डेथ आखिरकार फिर से एक समृद्ध अवस्था में आ गई। लेकिन बोन प्लेन से लौटने के बाद आरव मेहरा को पता चला कि विलियम की बहन के घर पर एक और व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। चचेरे भाई राजीव, मुझे पता है कि तुम तुलान पर्वत पर जाने की योजना बना रहे हो। लियोन उत्साहित भाव से वहां खड़ा था। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे आरव मेहरा के मुंह से खून निकलने लगा। मुझे भी साथ आने दोगे तो कैसा रहेगा? आरव मेहरा ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। वह लियोन से कब से इतना परिचित हो गया। हमने एल्डर काउंसिल में आपदा के बाद साथ में खाना खाया था, लेकिन वह सिर्फ खाना था। क्या वह आदमी सोचता है कि उसे तुलान पर्वत पर ले जाने के लिए ये काफ़ी है? इसके अलावा उसे कैसे पता चला कि मैं तुलान पर्वत पर जा रहा हूँ? अध्याय 352। अच्छा चचेरे भाई लियोन, तुम्हें कैसे पता कि हम तुलान पर्वत पर जा रहे हैं? आरव मेहरा ने ऐसा कहा जैसे वह बहुत ही सहजता से कोई सवाल पूछ रहा था, लेकिन दूसरों को पता न होने पर उसने 10,000 जादू के पहिए में मैना डाल दिया। अगर लियोन का जवाब समस्याजनक होता तो आरव मेहरा का 10,000 जादू का पहिया तुरंत फट जाता और अपने शिकारों की सूची में एक और एल्डर को जोड़ने के लिए तैयार हो जाता। तुलान पर्वत पर जाने की योजना के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था, रॉस, विलियम और खुद आरव मेहरा। शायद ड्रेकोनिक बीस्टमैन को भी गिना जा सकता है जो 2 महीने से सो रहा था। लेकिन अब लियोन ने अपने गंतव्य का उल्लेख किया। यह आरव मेहरा की सतर्कता को कैसे नहीं बढ़ा सकता था? रॉस और विलियम जानकारी लीक नहीं करेंगे। आरव मेहरा ने उन पर भरोसा किया। जहां तक ड्रेकोनिक बीस्टमैन की बात है, वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। चूंकि यह मामला था, लियोन की जानकारी कहां से आए?
आरव मेहरा केवल एक ही संभावना के बारे में सोच सकता था, वह ये कि लियोन हमेशा से ही झांक रहा था और रॉस और विलियम की चर्चाओं में से किसी एक में गलती से इसके बारे में सुन लिया होगा। आरव मेहरा के लिए यह असहनीय था। उस पागल युग में जीवित रहने के बाद आरव मेहरा किसी से भी ज्यादा जानता था कि पीछा किया जाना कितना खतरनाक है, और आरव मेहरा आमतौर पर किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करता था। अब भी अगर लियोन आरव मेहरा को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो क्लाउड टावर से यह 7वीं रैंक का हाई मैच खत्म हो जाता। रुको, आरव मेहरा बहुत ही गुप्त तरीके से स्पेल व्हील में मैना डाल रहा था, इस हद तक कि रॉस और विलियम भी उसकी हत्या करने की मंशा को नहीं देख पाए। लेकिन लियोन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने आरव मेहरा की बातें सुनी और पीछे हटते हुए चिल्लाया, जैसे उसे पता हो कि आरव मेहरा उसके लिए कुछ योजना बना रहा है। आरव मेहरा चुपके से चौंक गया। ये प्रतिक्रिया लियोन के हजारों सल्ट सिटी में किए गए व्यवहार से बहुत अलग थी। उस समय वह मन की बेड़ियों में जकड़े होने के बाद भी बकवास कर रहा था। अब वह इतना डरपोक कैसे हो गया? जब 10,000 स्पेल व्हील में थोड़ा सा मन डाला गया तो वह पहले से ही घबरा गया। कुछ महीनों के बाद वह काफी बदल गया था। ये काफी दिलचस्प था। इसके बारे में सोचने के बाद आरव मेहरा ने स्पेल व्हील में डाला गया मन खत्म कर दिया। बात करो, ये गलतफहमी है चचेरे भाई राजीव, ये गलतफहमी है। लियोन के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान दिखाई दी जब उसने देखा कि आरव मेहरा ने अपनी सुरक्षा कम कर दी है। वह पहले जैसा आश्वस्त नहीं था और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। क्योंकि मैं तुलान पर्वतों के बारे में कुछ रहस्य जानता हूँ। ओह, जहाँ तक बारीकियों की बात है, मैं बाद में उन पर वापस आऊँगा। निश्चिंत रहो, यह मामला चचेरे भाई राजीव के लिए परेशानी का सबब नहीं है, इसलिए मैं इसे तुमसे नहीं छिपाऊंगा। सबसे पहले, मुझे कैसे पता चला कि तुम तुलान पर्वतों पर जा रहे हो? रुकने के बाद लियोन ने रॉस को अजीब भाव से देखा। वास्तव में मुझे रॉस की वजह से ही तुम्हारे गंतव्य के बारे में पता चला। बकवास, रॉस ने डांटा। अगर आरव मेहरा लियोन से बात नहीं कर रहे होते तो रॉस पहले ही उस पर हमला कर चुका होता। वह कमीना लियोन मुझे बदनाम कर रहा है। अगर तुम्हें हमारी मंजिल पता है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे फंसाना मत। क्या हमारे बीच इतनी बड़ी नफरत है? तुम ऐसा क्यों कहोगे कि यह मेरी वजह से हुआ? अरे, क्या यह अनुचित नहीं होगा अगर चचेरा भाई राजीव सोचता है कि मेरे होंठ पर्याप्त रूप से टाइट नहीं हैं? चिंता मत करो चचेरा भाई रॉस, उसकी बात सुनो। आरव मेहरा को पता था कि चीजें इतनी सरल नहीं होंगी, इसलिए उसने रॉस को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और लियोन की ओर सिर हिलाया। चलते रहो, कम से कम चचेरा भाई राजीव काफी समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं। ये कहने के बाद लियोन ने गर्व से रॉस की ओर देखा, ये सोचते हुए, चलो देखते हैं कि क्या तुम अभी भी डिनर पर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत रखते हो। पिछली एल्डर काउंसिल की बैठक समाप्त होने के बाद लियोन ने उत्साहपूर्वक आरव मेहरा को डिनर पर आमंत्रित किया ताकि पिछले मुद्दों को सुलझाया जा सके और देखा जा सके कि क्या वह कुछ दोस्ती स्थापित कर सकता है। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह बदमाश रॉस उत्सुकता से शामिल होगा और विलियम को भी साथ लाएगा। जब से वे बैठे, रॉस लियोन से पूछता रहा कि 1000 सल्ट सिटी में चचेरे भाई राजीव के साथ उसका किस तरह का संघर्ष था। उसने हर विवरण के बारे में पूछा, जैसे कि विलियम ने चचेरे भाई राजीव को भर्ती करने की कोशिश कैसे की, या उसकी बेशर्म शेखी बघारना, या वह कैसे मैना शेकल्ड में फंस गया। लियोन हर सवाल के बाद शर्मिंदगी से लाल हो गया और किसी भी मुद्दे को हल करने या अपने संबंधों को सुधारने में कामयाब नहीं हुआ जैसा कि उसने उम्मीद की थी। आखिरकार उसे उससे बदला लेने का मौका मिला, चाहे कितना भी हल्का सा। रॉस से थोड़ा बदला लेने के बाद लियोन ने आगे कहा, चचेरे भाई राजीव को पता होना चाहिए कि ओबे, रॉस और मैं तीनों ही अगले कुलपति बनने की सबसे बड़ी उम्मीदें रखने वाले थे। इसलिए मैं कुछ हद तक उन पर ध्यान देता था और इसके कारण मुझे कुछ मुद्दे पता चले। मुझे पता चला कि रॉस हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता था। मूल रूप से इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। थोड़ा जिज्ञासु होने के अलावा मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि मैं डॉन प्लेन में रॉस से टकरा जाऊंगा? लियोन ने एक बार फिर रॉस को मुस्कुराते हुए देखा। अच्छा रॉस, क्या तुम्हें याद है कि डॉन प्लेन में क्या हुआ था? तुमने उन 3 येलुरिन उच्च पुजारियों को हराया था और उस डायरी को चुराने के लिए मंदिर में घुस गए थे। जब तुम जा रहे थे तो मैं वास्तव में तुम्हारे पीछे था, लेकिन तुम्हें इतना केंद्रित देखकर मुझे तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। रॉस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने लियोन को एक जटिल भाव से देखा। रॉस को स्वाभाविक रूप से याद आया कि डॉन प्लेन में क्या हुआ था। उसने उन 3 येलुरिन उच्च पुजारियों को हराने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी और वह अपनी रस्सी के अंत में था। अगर लियोन उस समय निर्दयी होता तो कुलपति की सीट के लिए एक उम्मीदवार कम होता। ठीक है, आपको मेरी तरफ इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरा आचरण हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता है, मैं कभी किसी की कठिनाइयों का फायदा नहीं उठाऊंगा। ये कहने के बाद वह हाथ में मौजूद विषय पर वापस चला गया। फिर भी रॉस को उम्मीद नहीं थी कि मैंने पहले ही उन नोट्स को पढ़ लिया था जिन्हें उसने चुराया था। यह एक आर्कमेज द्वारा छोड़ी गई डायरी थी जिसमें एलिमेंटल टाइड के रूप में ज्ञात एक ध्यान कानून का उल्लेख था। अब तुम कैसे बाहर आ गए? रॉस अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। ये सरल है, मैं जिस रहस्य का उल्लेख कर रहा था उसका डायरी से कुछ लेना देना है।
ओह, आरव मेहरा ने जब इसके बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। रॉस, मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए, उस डायरी में उल्लेख किया गया था कि आर्कमेज की विरासत तीसरे राजवंश के खंडहरों से आई थी, लेकिन यह अधूरी थी। इसमें जादू की विरासत के केवल कुछ हिस्से ही रखे गए थे और आर्कमेज को पूरे खंडहर मिल जाएंगे जब तक वह उन सुरागों का अनुसरण करता रहेगा। ये सही है। इस समय रॉस पूरी तरह से आश्वस्त था कि लियोन ने वास्तव में उस डायरी को देखा था। वास्तव में मुझे कुछ साल पहले नोट्स का एक और सेट मिला था। डायरी की सामग्री लगभग वैसी ही थी जैसी आपने पढ़ी थी। ये वही आर्कमेज था जिसके साथ एक अधूरी विरासत थी जिसे ट्रैक करने की आवश्यकता थी यदि कोई पूरी जादुई विरासत प्राप्त करने का अवसर चाहता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसी 7 डायरियां होनी चाहिए जिनमें से प्रत्येक की सामग्री लगभग समान हो। ओह, आरव मेहरा ने भौहें से कुढ़ी, समझ नहीं पाया कि लियोन ये सब क्यों कह रहा था। ये गौगास राजा की विरासत है। सम्राट झांतुई और गौगास राजा के बीच लड़ाई के बाद वाला तुलान पर्वत में गायब हो गया, लेकिन उसने अपनी जादुई विरासत को 7 भागों में विभाजित किया जिनमें से एक एलिमेंटल टाइड भी शामिल है जिसे रॉस प्राप्त करना चाहता था। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं रॉस जैसा ही हूँ। मैंने भी जादुई विरासतों में से एक प्राप्त की, लेकिन जो मैंने प्राप्त की वह मेडिटेशन लॉ सेट नहीं थी, बल्कि गौगास राजा का मैजिक कंडक्टिंग रून आर्केन रिंग थी। आरव मेहरा ने यह सुनकर लियोन को अजीब तरह से देखा। आरव मेहरा ने स्वाभाविक रूप से आर्केन रिंग के बारे में सुना था। नहीं, उसने इसके बारे में अभी अभी नहीं सुना था। ये वास्तव में उन रूनों में से एक था जिस पर उसने मैजिक एरे पर बसने से पहले विचार किया था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार आर्केन रिंग वाला जादूगर आर्कमेज दायरे में कदम रखता है तो उसकी हर अंगूठी को ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल के साथ जोड़ा जा सकता है। एक बार जब जादूगर आर्कमेज दायरे के शिखर पर पहुंच जाता है तो 9 जुड़े हुए ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल के साथ उनकी ताकत असाधारण दायरे की ओर बढ़ जाती है। अध्याय 353। लेकिन क्या लियोन की लड़ने की शक्ति बहुत कमजोर थी? भले ही वह सिर्फ 7वीं रैंक का हाई मैच था, वह 7 आध्यात्मिक जादू के औजारों के साथ मिल सकता था, है न? अगर वह 7 आध्यात्मिक जादू के औजारों की शक्ति से फट जाता तो वह सीधे एक आर्कमेज से मुकाबला कर सकता था। लेकिन फिर वह इतनी आसानी से मैना से कैसे बंधा? ठीक है, मेरी आर्केन रिंग अधूरी है। लियोन के चेहरे पर अजीब भाव थे जब उसने समझाया, मैं विलियम जैसी ही स्थिति में हूँ। जब उसे अधूरी एलिमेंटल टाइड मिली तो मुझे भी अधूरी आर्केन रिंग मिली, लेकिन मेरे पास उससे ज्यादा सुराग थे। इसलिए जब मुझे पता चला कि रॉस एलिमेंटल टाइड की तलाश कर रहा था तो मुझे पता था कि उसकी मंजिल वही है जो मेरी है, तुलान पर्वत। मैंने कुछ महीने पहले ही रॉस से सहयोग करने के बारे में सोचा था, 1000 सल सिटी जाने से पहले। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली नहीं था और चचेरे भाई राजीव ने मुझे मैना से जकड़ लिया। फिर शिक्षक ने मुझे व्याख्यान दिया और मुझे पेल प्लेन में ले गए। मैं हाल ही में लौटा था और रॉस के साथ फिर से इस पर चर्चा करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि आप खुद को कीमिया प्रयोगशाला में एकांत में रख रहे थे, चचेरे भाई राजीव, जैसे कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे। मैं एक अंधे अनुमान पर आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। आरव मेहरा कमोबेश समझ गया। यह खबर वास्तव में रॉस से आई थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि चचेरे भाई राजीव सहमत हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। बी ऑक्स नोवल COM-A। लियोन थोड़ा चिंतित हो गया और उसने विनती की, चचेरे भाई राजीव, मुझे पता है कि मैं उस समय समझदार नहीं था और आपको नाराज कर दिया। क्या मेरे लिए माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है? आप इतने शक्तिशाली हैं, थोर्न भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरे जैसे छोटे लोगों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। क्या आर्केन रिंग आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण, चचेरे भाई राजीव। आपकी अंतर्दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि मैंने पहले ही 9 आर्केन रिंग पूरी कर ली हैं, लेकिन मैं इन 9 रिंग को मर्ज नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, हालांकि मैं 7वीं रैंक का हाई मैच लगता हूं, मेरी लड़ने की शक्ति एक साधारण 5वीं रैंक के हाई मैच के करीब है। आर्केन रिंग को पूरा करके ही मैं भविष्य में आर्कमेज दायरे पर हमला कर पाऊंगा। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। उस जगह पर 5वीं रैंक का हाई मैच पर्याप्त नहीं है। नहीं नहीं चचेरे भाई राजीव, मैं अपनी योग्यता साबित कर सकता हूं। हालांकि मेरी शक्ति एक साधारण 5वीं रैंक के हाई मैच के बराबर है। मैंने पिछले कुछ साल तुलन पर्वतों पर जानकारी इकट्ठा करने में बिताए हैं। मैं रॉस से बहुत कुछ जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रॉस मन ही मन कोस रहा था, बेशर्म बदमाश, तुम अभी भी अपने पक्ष में तर्क देते हुए मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। ओह, आरव मेहरा ने एक पल के लिए शून्य भाव से देखा। तुलन पर्वत के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो। मुझे सुनाओ, अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर सको तो मैं किसी और को तुलन पर्वत में ले जाने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। मुझे एक शॉर्टकट पता है, समझाओ। ऑरिज पर्वत से तुलन पर्वत तक तुम्हें दुर्भाग्य के निशानों से होकर गुजरना होगा। चचेरे भाई राजीव को पता होना चाहिए कि दुर्भाग्य के निशान उस क्षेत्र का सबसे खतरनाक क्षेत्र है। वहां की गहराई में कई उच्च स्तरीय जादुई जानवर छिपे हुए हैं और अगर सावधानी न बरती जाए तो कोई दयनीय रूप से मर सकता है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के निशानों को पार करने का एक शॉर्टकट पता है। ये तुम्हारा बहुत समय बचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, चचेरे भाई राजीव। ये कहने के बाद लियोन ने आशा से आरव मेहरा की ओर देखा।
लेकिन आरव मेहरा ने केवल अपना सिर हिलाया। ये पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोन के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वह वहां से नहीं गया। वह कुछ पलों के लिए झिझका और फिर अपने दांत भींच लिए। मुझे एक रहस्य पता है। हो सकता है कि गॉगास अभी भी जीवित हो। आरव मेहरा अचानक ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। मुझे और बताओ बॉक्सनोबल सीओ, मैंने एक बार क्लाउड टावर में कुछ पढ़ा था। लियोन ने अनजाने में अपनी आवाज़ कम कर दी। इस पर जानकारी कई 100 साल पहले की है, सर्जोई के स्टार सेज बनने से पहले की। ये तब की बात है जब क्लाउड टावर के पिछले मास्टर तुलान पर्वत की गहराई में चले गए थे। आप सर शुआंग्यू के बारे में बात कर रहे हैं? आरव मेहरा ने बीच में टोका। हाँ, वह सर शुआंग्यू था। लियोन ने आगे बढ़ने से पहले सिर हिलाया। बहुत से लोग जानते थे कि सर शुआंग्यू तीसरे राजवंश के शाही परिवार की वंशावली लेकर आया था, लेकिन यह वंशावली बहुत पतली थी और सर शुआंग्यू को राजा होने की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने कभी तीसरे राजवंश के शाही वंश के वंशज के रूप में अपनी पहचान स्वीकार नहीं की। लेकिन उन नोटों में उल्लेख किया गया था कि अपने बाद के वर्षों में सर शुआंग्यू ने सम्राट झांतुई के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की और अपनी मृत्यु से 1 दशक पहले तुलान पर्वत की गहराई में भी गए। इसका इस बात से क्या लेना देना है कि गॉगास राजा जीवित है या नहीं? चचेरे भाई राजीव, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। उस समय जो नोट इकट्ठा किया गया था वह अधूरा था। उसमें सिर्फ सर शुआंग्यू के जीवन के बारे में लिखा था और साथ ही तुलन पर्वतों से गुजरने की उनकी पिछली उपलब्धि के बारे में भी लिखा था, इसलिए किसी ने भी नोट को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आर्किन रिंग की वजह से मैंने तुलन पर्वतों से जुड़ी हर चीज़ पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए मैंने लापता भागों को पाने के लिए हर तरह के तरीके खोजे। लाइब्रेरी के कोने में एक और छोटा सा खंड खोजने में मुझे लगभग 1 साल लग गया। दोनों को एक साथ रखने के बाद मुझे पता चला कि सर शुआंग्यू ने अपनी मृत्यु से पहले क्या कहा था। उसने क्या कहा? अपनी मृत्युशैया पर सर शुआंग्यू ने अपने एकमात्र शिष्य का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, गॉगास राजा की अभी मृत्यु नहीं हुई है, वह अभी भी तुलन पर्वतों में है। ऐसी कोई बात है? आरव मेहरा को एहसास हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। रुको, तुमने सर शुआंग्यू के एकमात्र शिष्य के बारे में कहा, क्या वह सूर्य ऋषि नहीं है? हाँ, ओकलैंड के 3 ऋषियों में से एक सूर्य ऋषि सुहेन। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लापता हो गया। हाँ, मुझे हमेशा से लगता था कि सर सुहेन के लापता होने का कुछ संबंध सर शुआंग्यू द्वारा उनकी मृत्युशैया पर कहे गए शब्दों से था। आरव मेहरा ने लियोन की ओर देखते हुए कुछ देर सोचा। पूरे 1 मिनट के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। तुरंत लियोन भाग गया। वास्तव में 1 घंटे से भी कम समय बाद लियोन मेहरा पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर वापस लौटा। इससे ये देखा जा सकता था कि लियोन इस यात्रा की तैयारी लंबे समय से कर रहा था, अन्यथा उसके पास अपना सारा सामान कैसे तैयार होता। मेहरा परिवार के 4 प्रतिभाशाली युवा, साथ ही ड्रैकोनिक बीस्टमैन शिवबन, सुबह मेहरा फैमिली मैनर से निकले। दोपहर तक वे पहले से ही ऑरिज पर्वत की आधी चढ़ाई पर थे। वे उस जगह से 1 घंटे से भी कम की दूरी पर थे जहां आरव मेहरा ने स्टेन वॉटसन को मारा था, और आसपास के जादुई जानवर और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें केवल आम लोगों और साधारण भाड़े के समूहों के लिए ही खतरनाक माना जाएगा। आरव मेहरा समूह में मध्यम श्रेणी के उच्च जादूगर शामिल थे, इसलिए उन्होंने उन जादुई जानवरों को अपनी नज़र में नहीं रखा। वास्तव में इन 4 उच्च जादूगरों ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था। ज़ियुबान जादुई जानवरों को हटाने का प्रभारी था। मैं क्यों? ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने यह सवाल तीसरी बार पूछा। क्योंकि तुम बहुत देर तक सोए रहे। यह आरव मेहरा का तत्काल उत्तर था। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा का असली लक्ष्य ज़ियुबान की ताकत का अंदाज़ा लगाना था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन असामान्य अस्तित्व वाले थे, खास तौर पर शियुबन जैसे अजीबोगरीब, जिसकी ताकत 5वीं रैंक के महान तलवारबाज से बढ़कर 5वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज बन गई, क्योंकि वह खून की एक बूंद को सोखने के बाद कई महीनों तक लगातार सोता रहा। इसके अलावा शियुबन की ताकत की तुलना 5वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज से नहीं की जा सकती। उसके पास बीस्टमैन और ड्रैकोनिक दोनों ही रक्तरेखाएं थीं और वह 2 अलग अलग रास्तों पर चल रहा था। उसे अपने बीस्टमैन रक्तरेखा से अद्भुत शक्ति और ड्रैकोनिक रक्तरेखा से कास्टिंग क्षमता मिली, जिससे वह अपने जैसे ही रैंक के लोगों को कुचल सकता था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि भले ही रॉस और शियुबन एक साथ काम करें, लेकिन वे शियुबन के खिलाफ अच्छी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। लियोन की तो बात ही छोड़िए, जो सिर्फ एक छद्म 7वीं रैंक का उच्च जादूगर था। शियुबन के पास सिर्फ युद्ध का अनुभव नहीं था। इस प्रकार आरव मेहरा ने दूसरों को आगे बढ़ने नहीं दिया और शियुबन को लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर किया। और शियुबान ने उसे निराश नहीं किया। उसके हाथ में मौजूद कार्नेज उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल रहा था। उनके रास्ते में 100 से ज़्यादा जादुई जानवर मर गए और उनमें 20 के दशक के मध्यम स्तर वाले जादुई जानवरों की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे वह लड़ता रहा, शियुबान उसकी शक्ति से और अधिक परिचित होता गया। प्रत्येक लड़ाई के बाद उसकी ताकत बढ़ती देखी जा सकती थी। जब वे पहाड़ पर लगभग आधे रास्ते पर थे, तो शियुबान ने 4 स्तर 25 जादुई जानवरों के एक समूह को भी मार डाला। एक स्तर 25 जादुई जानवर शियुबान के अपने रैंक के आसपास था, और यहाँ तक कि रॉस और विलियम को भी एक ही समय में उनमें से 4 का सामना करने में परेशानी होगी।
शियुबान के समूह का नेतृत्व करने के साथ वे आसानी से आधे रास्ते तक पहुंच गए। इस समय आरव मेहरा ने आसमान की ओर देखा और पाया कि अभी भी सुबह थी, इसलिए उसने खून से लथपथ शियाबन से आग्रह किया, शियाबन, जल्दी करो, हमें अंधेरा होने से पहले और इस पर्वत की चोटी पर पहुंचना है। जल्दी करो, तुम पहले जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। शियाबन ने अपने अगले लक्ष्य की ओर झपटते हुए अपने हाथ में कार्नेज लहराते हुए बड़बड़ाया। चचेरे भाई, क्या तुमने वह आवाज़ सुनी? इस समय विलियम ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। अध्याय 354। ये ठीक है, ये सिर्फ उसी रास्ते पर चलने वाले कुछ लोग हैं। आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, विलियम को इशारा करते हुए कि उसे सहज होना चाहिए। उसने पहले ही उन आवाज़ों को सुन लिया था। ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा सिर्फ अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे हुए था और इत्मीनान से पर्वत श्रृंखला पर चढ़ रहा था, लेकिन वास्तव में आरव मेहरा पहले से ही अपनी जादुई सरनी को उसकी सीमा तक ले जा रहा था। वह कई किलोमीटर के भीतर किसी भी मिनट के मान में उतार चढ़ाव को देख सकता था। उसकी इंद्रियों से कुछ भी नहीं बच सकता था, ठीक उसी तरह जैसे वह 1 किलोमीटर दूर 1 दर्जन जादूगरों को जादू करते हुए महसूस कर सकता था। हालांकि वे ज्यादातर महान जादूगर थे और सबसे शक्तिशाली 3 उच्च जादूगर थे जो विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन जब वे एक साथ जादू करते थे तो निकलने वाली शक्ति भयावह होती थी। इसके अलावा इन जादूगरों ने निश्चित रूप से कठोर प्रशिक्षण लिया था, जो बहुत समन्वित लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 1 दर्जन जादूगर एक साथ जादू कर रहे थे, लेकिन उत्सर्जित मान में उतार चढ़ाव वास्तव में एक समान थे और कोई अराजकता नहीं देखी जा सकती थी। यह ऐसा स्तर नहीं था जिस तक जादूगरों की एक साधारण टीम पहुंच सकती थी। उन्होंने निश्चित रूप से अभ्यास करने और इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत समय बिताया था। और उनके दुश्मन फ्रॉस्ट वुल्फ थे, जमे हुए जंगल पर शोकपूर्ण चीखें। भले ही वे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर हों, आरव मेहरा अनगिनत फ्रॉस्ट वुल्फ को हर दिशा से एक भयानक हिमस्खलन की तरह भागते हुए देख सकता था। ये निश्चित रूप से एक भाड़े का समूह था जो ऑरिज पर्वतों में शिकार करने आया था, और यह एक बहुत शक्तिशाली समूह था। 3 उच्च जादूगरों वाली एक जादूगर टीम ऐसी चीज नहीं थी जो आम भाड़े के सैनिकों के समूह में हो सकती थी। इसे सिल्वर मून भाड़े के सैनिकों के समूह से देखा जा सकता था। 1000 आदमियों में से केवल 3 विशेषज्ञ तलवारबाज और 2 उच्च जादूगर थे। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि फ्रॉस्ट वुल्फ से लड़ने वाला समूह ओकलैंड के शीर्ष 6 भाड़े के सैनिकों के समूहों में से एक होना चाहिए, लेकिन इस बार उनका दुश्मन कुछ हद तक परेशान करने वाला था। कई 100 फ्रॉस्ट वुल्फ, भले ही उनका स्तर कम था, एक बड़ी संख्या थी और यह किसी भी टीम को हिला सकता था। ज़्यूबन, गति बढ़ाओ। आरव मेहरा ने आसमान के रंग को देखा और एक बार फिर ज़्यूबन से तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। जहां तक कई 100 फ्रॉस्ट वुल्फ के खिलाफ लड़ाई की बात है, आरव मेहरा को इसकी परवाह ही नहीं थी। फ्रॉस्ट वुल्फ उसके अपने समूह को खतरा नहीं बना रहे थे, तो वह क्यों आगे बढ़ेगा? ऑरिज माउंटेन में हर रोज ऐसी दर्जनों लड़ाइयां होती थीं। अगर वह हर किसी की मदद करने की कोशिश करता तो वह अपना मामला कैसे संभाल पाता? दहाड़, ये चीख निकालने के बाद ज़्यूबन ने कार्नेज को एक आर्मर्ड फ्रॉस्ट राइनो के खिलाफ पटक दिया, जिससे उसके कवच पर दरारें दिखाई देने लगीं, जो तेजी से फैलती और गहरी होती गईं, जब तक कि आर्मर्ड फ्रॉस्ट राइनो ने एक करुण चीख निकाली और टुकड़ों में फट गया। ओह! ज़्यूबन ने आखिरी एक के मरने के बाद एक लंबी सांस ली। ये लड़ाई ज़्यूबन के ऑरिज पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद से सबसे भयंकर लड़ाई थी। 7 बख्तरबंद फ्रॉस्ट राइनो, जिनमें से सबसे कमजोर लेवल 23 का था और सबसे मजबूत लेवल 26 का था। ये थंडर बीस्ट के एक झुंड से भी ज्यादा भयानक था। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद वह शापित राजीव मेहरा उसके बगल में खड़ा था, उसकी मदद करने के लिए नहीं, उसे आराम करने नहीं देने के लिए, बल्कि एक मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए उसे डांटते हुए और उसकी गलतियों की ओर इशारा करते हुए उसे जल्दी करने का आग्रह करते हुए। लानत है, मैंने उस आदमी के साथ हस्ताक्षर करके अपना जीवन नरक बना लिया। लेकिन जब ड्रैकोनिक बीस्टमैन अंदर ही अंदर शिकायत कर रहा था, तो आरव मेहरा को अचानक कुछ नजर आया और उसने जल्दी से विलियम से कहा, चचेरे भाई विलियम, मुझे उन बख्तरबंद फ्रॉस्ट राइनो की लाशों को संभालने में मदद करो। फिर वह शियुबान की ओर मुड़ा और बोला, शियुबान, मेरे पीछे आओ। दयनीय ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने मुश्किल से अपनी सांस वापस ली थी और अभी भी पसीने से लथपथ था जब उसे अचानक बुलाया गया। हमेशा मैं ही क्यों होता हूँ? क्योंकि तुम्हारी किस्मत सबसे खराब है। आरव मेहरा ने जंगल में जाने से पहले उन दोनों पर हेस्ट का प्रयोग करते हुए कुछ नहीं बताया। मेरे जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस शापित आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने आगे बढ़ते हुए कसम खाई, देरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वह आरव मेहरा का पीछा करते हुए पिछले युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। अब जब आरव मेहरा ने अपनी 10 मैजिक एरे को जोड़ लिया था और एक सच्चा हाई मैच बन गया था, तो उसकी हेस्ट 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिससे वे दोनों बिजली की तरह चमक रहे थे। उन्हें युद्ध के मैदान के पास पहुंचने में थोड़ा समय लगा। निश्चित रूप से ये लड़ाई ठीक वैसी ही थी जैसा आरव मेहरा ने अनुमान लगाया था। 100 लोगों की भाड़े की टीम फ्रॉस्ट वॉल्स के साथ एक हताश संघर्ष में थी। ये भाड़े की टीम निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। इसमें लगभग 70 महान तलवारबाज, 20 स्पिरिट आर्चर, 3 5वीं या 6ठी रैंक के उच्च जादूगर, 1 5वीं रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज और 1 5वीं रैंक का दिव्य तीरंदाज था। इस तरह की लाइनअप को केवल शानदार ही कहा जा सकता है।
लेकिन ये सब नहीं था। आरव मेहरा को जिस चीज़ ने वास्तव में चौंकाया वह था समूह का नेतृत्व करने वाला तलवारबाज। वह एक असली तलवार संत था। हालांकि वह केवल प्रथम श्रेणी का तलवार संत था और थॉर्न से बहुत कमतर था, फिर भी वह एक तलवार संत था। पूरे ओकलैंड में कुछ ही भाड़े के सैनिकों के समूह में तलवार संत थे। इसके अलावा ऐसा शीर्ष स्तरीय भाड़े का समूह वास्तव में एक दुर्दशा में गिर गया था। ये बहुत बुरा था कि उनका दुश्मन इतना दुर्जय था। आरव मेहरा ने एक नज़र डाली और समझ गया कि उसने फ्रॉस्ट वुल्फ के पैक के आकार को कम करके आंका था। वास्तव में कई हजार फ्रॉस्ट वुल्फ थे, वे सर्वव्यापी थे। अपने साथियों को संकेत देते हुए नीचे भागते हुए फ्रॉस्ट वुल्फ उस भाड़े के सैनिक दल को निगलने के लिए तैयार एक हिमस्खलन की तरह लग रहे थे। सबसे भयावह हिस्सा यह था कि इस वुल्फ पैक में स्पष्ट रूप से एक वुल्फ किंग था। वुल्फ एंड मैजिक बीस्ट्स की अच्छी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि वुल्फ पैक और वुल्फ किंग वाले वुल्फ पैक पूरी तरह से अलग होते हैं। फ्रॉस्ट वुल्फ आमतौर पर लेवल 15 के आसपास होता है, लेकिन वुल्फ किंग 30 के भयावह उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। लेवल 30 वह स्वॉर्ड सैंड्स और आर्कमेज का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भले ही फ्रॉस्ट वुल्फ एक निम्न स्तरीय जादुई जानवर था, लेकिन इसमें अनिवार्य रूप से उच्च बुद्धि होगी। इसके नेतृत्व में पैक की ताकत तेजी से बढ़ेगी, जैसा कि इस युद्ध के मैदान से देखा जा सकता है। संख्यात्मक लाभ रखने वाले फ्रॉस्ट वुल्फ जादुई जानवरों की तरह नहीं लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक सेना के रूप में प्रशिक्षित किया गया हो, जो आगे बढ़ रहे थे, फ्लैंक कर रहे थे, घेर रहे थे। लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह फ्रॉस्ट वुल्फ की ओर झुक रही थी। सर, हम कहाँ से हमला करें? ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने कार्नेज को पकड़ लिया, जो गोता लगाने के लिए उत्सुक लग रहा था। बैठ जाओ। आरव मेहरा अपने पेट के बल लेट गया, दुखी होकर ज़्यूबन को डांटते हुए। तुम्हें किसने बताया कि हम हमला करेंगे? ज़्यूबन दंग रह गया। लेकिन तुमने हमें जल्दी से जल्दी आने पर मजबूर किया। क्या यह उन इंसानों को बचाने के लिए नहीं था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। बचाओ? क्या बचाओ? क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? इसके अलावा क्या तुमने नहीं देखा कि तलवार संत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है? वह वुल्फ किंग के प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। जब तक वह वुल्फ किंग को मार देता है तब तक ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। उन्हें हमारे द्वारा उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। ओह, ज़्यूबन ने अभी भी हैरान महसूस करते हुए सिर हिलाया। तो फिर मुझे यहाँ किस लिए लाया गया था? कुछ खोजने के लिए, आरव मेहरा ने धीरे से एक जादूगरनी की आंख डालते हुए कहा। चाहे वह भाड़े का समूह हो या फ्रॉस्ट वुल्फ्स पैक, वे दोनों एक हताश संघर्ष में उलझे हुए थे, इस हद तक कि किसी ने भी कुछ जादूगर आंखों को चुपके से युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। हाथापाई के किनारे पेड़ों से चिपके हुए और उस क्षेत्र की जल्दी से जांच करते हुए। कुछ ढूंढ रहे हैं? बस अच्छे से व्यवहार करो और सवाल पूछना बंद करो। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। आरव मेहरा ने दुखी होकर उसे फिर से डांटा। ड्रैकोनिक बीस्टमैन कुछ महीनों तक सोने के बाद खुजली कर रहा था। उसे लगा कि उसने पहले जो शब्द बुदबुदाए थे वे बहरे कानों में पड़ गए और वह सवाल पूछता रहा। ऐसा लगता है कि मुझे उसे स्यूडोस से बात करने के लिए कुछ समय निकालने की ज़रूरत है। ड्रैकोनिक बीस्ट को नहीं पता था कि उसकी किस्मत खत्म होने वाली है। उसने बस एक जिज्ञासु भाव के साथ चारों ओर देखा, ये देखने की कोशिश करते हुए कि वह लानत राजीव मेहरा क्या खोजना चाहता था, जबकि सोच रहा था, मैं नहीं समझूंगा। मुझे देखने दो कि क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे महान शियुबान नहीं समझ सकता। अजीब, 6 जादूगर आंखों का ध्यान युद्ध के मैदान के 6 खंडों में बंटा हुआ था। पूरी तरह से ग्रिड पैटर्न खोज के बाद आरव मेहरा ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उसे वह नहीं मिला जिसे वह खोज रहा था। ये थोड़ा तरकीन था। धिक्कार है। फिर से क्षेत्र की जांच करने के बाद आरव मेहरा ने शाप दिया। वह वास्तव में इसे नहीं पा सका। दूसरे शब्दों में, वह जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वह शायद पहले ही भाग चुकी हो। अगर यह एक साधारण चीज़ होती तो आरव मेहरा इसके भाग जाने की चिंता नहीं करता और इसे ट्रैक करता रहता। लेकिन इस बार आरव मेहरा एक गुप्त भेड़िए की तलाश कर रहा था। यह अफवाह थी कि यह अनगिनत भेड़ियों में से केवल एक बार दिखाई देता है। वर्तमान आरव मेहरा के लिए गुप्त भेड़िए की शक्ति का उल्लेख करने लायक नहीं थी। यह अधिकतम 20 स्तर का होगा, जो एक रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज या एक रैंक के उच्च जादूगर के बराबर होगा। उस शक्ति के साथ आरव मेहरा इसे आसानी से कुचलने में सक्षम होगा। अध्याय 355। लेकिन जब बात अपने निशान छिपाने की आती थी तो सीक्रेट वुल्फ विशेषज्ञ होते थे। वे कभी भी छाया में भाग सकते थे, यहाँ तक कि सबसे कुशल शिकारी भी उनके निशान नहीं खोज पाते थे, यहाँ तक कि उनके भेड़िया अवतार की क्षमता के साथ भी। आरव मेहरा ने अनगिनत मान उतार चढ़ाव के बीच अपने जादू की सरनी के साथ सीक्रेट वुल्फ की आभा को पकड़ लिया था। लेकिन यह आभा पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में, सीक्रेट वुल्फ को पहले से ही आभास हो गया होगा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है और फ्रॉस्ट वुल्फ के बीच में छिपा दिया गया है। ये निश्चित रूप से सिरदर्द था। हजारों फ्रॉस्ट वुल्फ थे, उनमें से एक सीक्रेट वुल्फ को ढूंढना असंभव था, भले ही आरव मेहरा इतना दुर्जय था। लेकिन वह वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं था। सीक्रेट वुल्फ बहुत दुर्लभ थे। लाखों भेड़िया प्रकार के जादुई जानवरों में से केवल एक ही सीक्रेट वुल्फ के रूप में पैदा होता था। यह एक अतुलनीय रूप से दुर्लभ जादुई जानवर था और इसे एक दुर्लभ खजाना कहा जा सकता था।
सीक्रेट वुल्व्स के खून का इस्तेमाल मुख्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है, जिससे कम से कम 7 तरह की कीमती औषधियां बनाई जा सकती हैं। उनके फर से बेहतरीन छिपने के कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। जहां तक सीक्रेट वुल्व्स के मैना क्रिस्टल की बात है, उन्हें ट्रुथ जेम कहा जाता था। अनगिनत साल पहले हेवन मैच, जिसने इनोसेंट को हिला दिया था, स्काई आइज ओलिवर ट्रुथ जेम के लिए तरस रहा था, क्योंकि ट्रुथ जेम उसकी स्काई आइज की शक्ति को काफी हद तक मजबूत कर सकता था और वास्तव में उसे समय के कोहरे के माध्यम से देखने में सक्षम बना सकता था। दुर्भाग्य से ओलिवर को कभी एक नहीं मिला। ओलिवर अपनी मृत्यु तक इस पछतावे की भरपाई नहीं कर पाया। इससे ये देखा जा सकता था कि सीक्रेट वुल्फ का मैना क्रिस्टल कितना दुर्जय और दुर्लभ था। लेकिन उस मैना क्रिस्टल का आरव मेहरा के लिए एक विशेष महत्व था। ये डूम स्टाफ का 8वां संवर्धन बन गया। सीक्रेट वुल्व्स में स्वाभाविक रूप से सत्य शक्ति थी और वे डूम स्टाफ की शक्ति को एक नए स्तर पर ले जा सकते थे, और यह मैजिक टूल अवतार को जन्म देने का एक अनिवार्य हिस्सा भी था। इसलिए आरव मेहरा उस सीक्रेट वुल्फ को हराने के लिए दृढ़ थे। 6 जादूगर की आंखें 12 में बदल गईं, क्योंकि उन्होंने एक और खोज की, और एक और। युद्ध के मैदान के हर सेंटीमीटर की आरव मेहरा ने सावधानीपूर्वक तलाशी ली। कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं। यह आरव मेहरा नाराज हो रहा था। यह एक सीक्रेट वुल्फ था, एक ऐसा जानवर जिसे स्काई आइज ओलिवर भी चाहता था। अगर उसने ध्यान नहीं दिया होता तो ठीक रहता, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा था और उसे मार नहीं पाया था। ये स्वीकार करना कठिन था। क्या मुझे वाकई हार मान लेनी चाहिए? आरव मेहरा ने हार नहीं मानी। उसने मैजाइज की संख्या 16 तक बढ़ा दी। ये वह सीमा थी जिसे आरव मेहरा सक्रिय रूप से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इस बार आरव मेहरा की खोज सीमा पागलपन की हद तक बढ़ गई। उसे उम्मीद थी कि वह अपना मैना समाप्त होने से पहले सीक्रेट वुल्फ को पालेगा। लेकिन इस समय ज़्यूबन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सर देखो, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा के मन में हत्या की भावना भर गई। ये सब खत्म होने के बाद मुझे निश्चित रूप से स्यूडोस से बात करनी चाहिए। अरे, मैंने अभी 16 जादूगर आंखों को नियंत्रित करना शुरू किया है। इस समय मुझे आश्चर्यचकित करना मुझे आंशिक रूप से लकवाग्रस्त भी कर सकता है। सर देखो, जल्दी करो। ड्रेकोनिक बीस्टमैन को यह नहीं पता था कि वह किस्मत से बाहर हो गया है, क्योंकि वह दूर की ओर इशारा करते हुए लगातार उपद्रव कर रहा था, आरव मेहरा को देखने की कोशिश कर रहा था। यह क्या है? आरव मेहरा ने 16 जादूगर आंखों को तितर बितर करने से पहले आह भरी, जो उसने अभी अभी छोड़ी थी, क्योंकि वह असहाय रूप से ड्रेकोनिक बीस्टमैन द्वारा इंगित दिशा में देख रहा था। परिणाम ने आरव मेहरा को चौंका दिया। ड्रैकोनिक बीस्टमैन जिस जगह इशारा कर रहा था, वहां एक भयंकर युद्ध हो रहा था। एक आदमी जितना लंबा फ्रॉस्ट वुल्फ उस तलवार संत पर उन्मत्त रूप से हमला कर रहा था। भेड़िया राजा। आरव मेहरा चौंक गया। वह तलवार संत वास्तव में कुशल था। उसने फ्रॉस्ट वुल्फ को ढूंढ लिया, लेकिन उस फ्रॉस्ट वुल्फ की शक्ति बहुत भयावह थी। अपनी स्थिति से आरव मेहरा उस बर्फ जैसे सफेद वुल्फ किंग के शरीर के चारों ओर सुनहरी चमक देख सकता था। यह इस बात का संकेत था कि एक जादुई जानवर लेवल 30 को पार कर गया था। दूसरे शब्दों में, ये वुल्फ किंग कम से कम लेवल 30 का था। मनुष्य और भेड़िए के बीच इस लड़ाई से ये देखा जा सकता था कि हालांकि तलवार संत एक रैंक पर था, उसके हाथ में एक हाथ वाली तलवार सबसे अधिक संभावना एक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल थी, जिसकी विशेषताएं उसके लिए पूरी तरह से पूरक थीं। इसके साथ उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह लगभग 3 रैंक के आसपास थी। फिर भी उस भेड़िए से लड़ते समय उसे कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, यह उतना आसान नहीं था जितना कि कोई लाभ न होना। वुल्फ किंग अपने पैक के संरक्षण में था। आरव मेहरा ने देखा कि जब भी वुल्फ किंग अपने पैक के भीतर छिपता था, तो एक चीख गूंजती थी और सहजाई स्पेल तलवार संत पर टूट पड़ते थे। अगर तलवार संत की तेज सजगता न होती, तो वह कई बार हार सकता था। इसके अलावा तलवार संत फ्रॉस्ट वुल्फ से घिरा हुआ था। भले ही वे केवल लेवल 15 फ्रॉस्ट वुल्फ थे जो उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उनके निरंतर उत्पीड़न से परेशान होने से बच नहीं सकता था। वह इसे कुछ बार सहन कर सकता था, लेकिन 10 बार 20 बार ये निश्चित रूप से किसी को परेशान करेगा। कुछ ही समय में आरव मेहरा ने वास्तव में देखा कि यह तलवार संत हारने लगा। कुछ ही मिनटों में तलवार संत के शरीर पर बहुत सारे घाव दिखाई दिए। अगर तलवार संत आभा द्वारा संरक्षित नहीं होता, तो वह पहले ही वुल्फ किंग के तेज पंजे के नीचे मर सकता था। बहुत आवेगी। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। तलवार संत वास्तव में बहुत आवेगी था। तलवार संत भी गिर सकता है जब वे बिना किसी तैयारी के भेड़िया राजा के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। अगर यह मैं होता, मैं हमला करने से पहले भेड़िया राजा को भेड़ियों से दूर करने का कोई तरीका खोज लेता, तभी मैं वास्तव में उस पर हमला करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तलवार संत भेड़िया राजा द्वारा दबाया जा रहा था और उसकी स्थिति अधिक से अधिक खतरनाक होती जा रही थी। आरव मेहरा ने अचानक फ्रॉस्ट वुल्फ के एक दूर के समूह में एक राख की छाया को उड़ते हुए देखा। कई हजार फ्रॉस्ट वुल्फ अभी भी लड़ रहे थे और सभी लाशों के साथ युद्ध का मैदान गंदा और अराजक था, और वह राख की छाया केवल 1 सेकंड के लिए चमकी, लेकिन आरव मेहरा ने इस सेकंड को पकड़ लिया। चलो चलते हैं। आरव मेहरा इस अवसर को कैसे छोड़ सकते थे? उसने 2 और हेस्ट डालते हुए श्यूबन के शरीर पर थप्पड़ मारे। गति में भारी वृद्धि के तहत 2 लाइटिंग युद्ध के मैदान में भाग गए। ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने रास्ता खोला, कार्नेज लहराया और कई फ्रॉस्ट वुल्फ की जान ले ली।
उसकी लाल त्वचा पर सभी प्रकार के रून दिखाई दिए, और हालांकि उसने कोई इशारा नहीं किया और न ही कोई मंत्र पढ़ा, जब ड्रैकोनिक बीस्टमैन को उनकी जरूरत पड़ी तो उनके वंश में मौजूद मंत्र अपने आप निकल गए। इनेट माइट और इनेट मैजिक, शियुबन में मौजूद ये दो शक्तियां उसे अजेय बनाती थीं। अरे वहां जाओ जहां फ्रॉस्ट वुल्फ कम हो। आरव मेहरा शियुबन के पीछे चल रहा था, और हालांकि उसने कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन वह एक के बाद एक शियुबन पर सभी प्रकार के बफ डालने में कंजूस नहीं था। लेकिन शायद ड्रैकोनिक बीस्टमैन के अपराजित होने के कारण वह एड्रेनालाइन से भरपूर था और सबसे ज्यादा फ्रॉस्ट वुल्व्स वाले क्षेत्र में भाग गया। इस प्रकार इसने युद्ध के मैदान पर एक अजीब दृश्य पैदा कर दिया। संकट महसूस करते समय फ्रॉस्ट वुल्व्स के कई समूह एक साथ इकट्ठे हुए, जबकि ज़ियुबन एक सिरहीन मुर्गे की तरह भाग रहा था। भाड़े के सैनिकों ने पहले इन दो अप्रत्याशित मेहमानों की खोज नहीं की थी, लेकिन जब ज़ियुबन भेड़ियों के दो बड़े समूहों से गुजरा तो कार्नेज के साथ एक रास्ता बनाते हुए उनके अस्तित्व का पता भाड़े के सैनिकों को चला। वे भाड़े के सैनिक किस तरह के लोग थे? उनके पास युद्ध के मैदान में अनुभव था, खासकर वे जो इस तरह के शीर्ष स्तरीय भाड़े के समूह में प्रवेश करने में सक्षम थे। उन्हें अनुभवी के रूप में वर्णित करना बहुत दूर की बात नहीं थी। युद्ध के मैदान की स्थिति पर उनकी पकड़ सहज ज्ञान के करीब थी। जब उन्होंने आरव मेहरा और ज़ियुबन को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया उनके करीब जाने की थी। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। शियुबन को इतना बहादुर दिखने के लिए किसने कहा था? अब वह भेड़ियों के बीच से गुजर रहा था, उसका नरसंहार खून से लथपथ था, उसके पीछे लाशें छोड़ रहा था। जब उसने इतनी शक्ति दिखाई तो भाड़े के सैनिक उसके करीब क्यों नहीं आए? इस प्रकार कुछ ही मिनटों के बाद कई दर्जन भाड़े के सैनिक ड्रैकोनिक बीस्टमैन के पास पहुंच गए, जिसमें वे 3 उच्च जादूगर भी शामिल थे। इन 3 उच्च जादूगरों के लिए शियुबन नजदीकी लड़ाई में अजेय था। वह एक प्राकृतिक ढाल था। ढाल के रूप में शियुबन की नजदीकी क्षमताओं पर भरोसा करके उनके पास अधिक समय और अधिक स्थान था, वे अपनी सारी जादुई शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे। इस प्रकार एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। भाड़े के सैनिकों का समूह जो एक निराशाजनक स्थिति में था, आरव मेहरा और शियुबन के साथ जुड़ने के बाद अपनी हीन स्थिति से उबर गया। अब ज़ियुबान फ्रॉस्ट वुल्व्स का वध करते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि एक दर्जन महान तलवारबाज उसके दोनों ओर खड़े थे, उसे कवर कर रहे थे। पीछे 3 उच्च जादूगर और एक दर्जन महान जादूगर लगातार जादू कर रहे थे। ये गठन एक बड़े पहिएदार जादुई तोप की तरह था जो अपने रास्ते में फ्रॉस्ट वुल्व्स को कुचल रहा था। लेकिन यह वह नहीं था जो आरव मेहरा ने करने की योजना बनाई थी। आरव मेहरा गुप्त भेड़िया को पकड़ना चाहता था, न कि भाड़े के सैनिकों के समूह को बचाना। आरव मेहरा अवाक रह गया। ज़ियुबान दुर्भाग्य का लाभ उठाने और दिन बचाने में कामयाब रहा। अध्याय 356। सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ड्रैकोनिक बीस्टमैन बहुत उत्साहित था। दोनों हाथों से उसने कार्नेज को पकड़ रखा था। उसके पूरे शरीर पर रून नाच रहे थे। उसके पीछे भाड़े के सैनिकों का एक झुंड था। यह एहसास बस उत्साहवर्धक था। ड्रैकोनिक बीस्ट ने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। स्यूडो से बात करो। आरव मेहरा का चेहरा उदास था क्योंकि उसने दुखी होकर कहा, क्या, जल्दी करो और उन्हें दूर भगाओ। तुम्हें लगता है कि तुम एक स्वर्ग तलवार संत हो जो हजारों फ्रॉस्ट वुल्फ से गुजर सकते हो? अपने आसपास देखो, वहां और भी बहुत सारे फ्रॉस्ट वुल्फ हैं। जब तक वे हमें घेरेंगे तब तक कुछ हजार हो जाएंगे। ये तुम में से 10 को मारने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल नहीं। मूल रूप से बहुत उत्साहित ड्रैकोनिक बीस्टमैन आरव मेहरा द्वारा उस पर ठंडा पानी डालने के बाद शांत हो गया। उसने इधर उधर देखा और लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर लिया। अनगिनत फ्रॉस्ट वुल्फ अपने गिरे हुए पैक के सदस्यों के शवों पर पैर रखते हुए भाग रहे थे, और यहाँ और भी ज्यादा फ्रॉस्ट वुल्फ देख रहे थे। शोकपूर्ण भेड़ियों की चीखें, ठंडी हवाएं, इसने ड्रैकोनिक बीस्टमैन को अचंभित कर दिया। मैंने इतने सारे लोगों को कैसे उकसाया? मैं तो बस गुजर रहा था, यह मेरा काम नहीं था। क्या तुम्हारे दुश्मन भाड़े के सैनिक नहीं हैं? रुको, भाड़े के सैनिक? आखिरकार ज़ियुबान ने प्रतिक्रिया दी। अरे, वे भाड़े के सैनिक अब मेरे पीछे हैं। अब 100 आदमियों का वह समूह ड्रैकोनिक बीस्टमैन के पीछे कसकर लटकी हुई पूंछ की तरह था। अगर वह पूर्व की ओर जाता तो वे पूर्व की ओर जाते, अगर वह पश्चिम की ओर जाता तो वे पश्चिम की ओर जाते। भले ही ज़ियुबान सबसे चमकीला प्रकाश न हो, लेकिन वह जानता था कि उसका इस्तेमाल ढाल के रूप में किया जा रहा है। समस्या यह है कि इस पूंछ को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था। हालांकि ड्रैकोनिक बीस्टमैन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फ्रॉस्ट वुल्फ के उस समुद्र में उठाया गया हर कदम अतुलनीय रूप से कठिन था। जब तक उसके पंख नहीं उगते, वह उस पूंछ को नहीं काट सकता था। इस प्रकार ड्रैकोनिक बीस्टमैन केवल आरव मेहरा को देख सकता था, मदद मांग सकता था। सर, तुम शर्मसार हो। आरव मेहरा ने उसे डांटा और अपनी जेब से एक औषधि निकाली और ड्रैकोनिक बीस्टमैन को दी। तुम्हारे पास केवल 3 मिनट हैं। अगर तुम 3 मिनट के भीतर बाहर नहीं निकल सकते तो तुम्हें बस फ्रॉस्ट वुल्फ द्वारा दफनाए जाने का इंतजार करना होगा। हाँ। ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने इंतजार नहीं किया और जल्दी से ढक्कन खोलकर औषधि अपने मुंह में डाल ली। तब ज़ियुबान ने महसूस किया कि कार्नेज काफी हल्का हो गया है। जिस हथौड़े को घुमाने के लिए पहले दोनों हाथों की जरूरत होती थी, उसे अब एक हाथ से आसानी से घुमाया जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके शरीर से रून निकल रहे थे और सुनहरी चमक के साथ वे चौंकाने वाली शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे और उसके पूरे शरीर को लपेटते हुए किसी तरह का शरीर कवच बना रहे थे। ज़ियुबान वहीं खड़ा था,
स्तब्ध, अपने शरीर में भर रही उस अकल्पनीय शक्ति को महसूस कर रहा था। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसने अपने शरीर के चारों ओर रूनिक कवच और हल्के नरसंहार को देखा और कुछ समय बाद उसने अचानक फ्रॉस्ट वॉल्स पैक में भाग जाने से पहले दहाड़ लगाए। मुझे सभी से माफ़ी चाहिए, मुफ्त सवारी यहीं रुकती है, हमें कुछ काम है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरव मेहरा ने जल्दबाजी की और तुरंत पैक में भाग गया, पीछे केवल एक धुंध छोड़ गया। आरव मेहरा और ज़ियुबन ने भागते हुए भाड़े के सैनिक को पकड़ लिया जो उनके पीछे चल रहा था। वे तुरंत फ्रॉस्ट वॉल्स से घिर गए। वे मूल रूप से भेड़ियों के छोटे समूहों से लड़ रहे थे, कई दर्जन से लेकर 100 भेड़ियों तक, लेकिन आरव मेहरा और ज़ियुबन के पीछे चलने के बाद वे 1000 से ज़्यादा भेड़ियों से घिर गए। भाड़े के सैनिकों ने तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और गालियां दीं। बदमाश, तुम हमें अपने पीछे क्यों नहीं आने देते? हाँ, हम भी उसी नाव में सवार हैं, तुम्हारा स्वार्थ ओकलैंड के लिए अपमान है। अरे चुप रहो, डांटना बेकार है और तुम अंधे हो। उस बच्चे की लड़ने की ताकत पर विचार करने लायक नहीं है, वह मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा है, तो उससे बात करने का क्या फ़ायदा? वह बीस्टमैन ही एकमात्र ऐसा है जो इस फ्रॉस्ट वॉल्स पैक का सामना करने में सक्षम है। स्वाभाविक रूप से कुछ भाड़े के सैनिकों की आंखें तेज थीं और उन्होंने देखा कि आरव मेहरा ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। जब उन्हें याद दिलाया गया तो अन्य भाड़े के सैनिकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, भाई बीस्टमैन, भाई बीस्टमैन। चिंतित भाड़े के सैनिकों ने बीस्टमैन भाई को बुलाने में कोई आपत्ति नहीं की। वे मदद के लिए चिल्लाते हुए फ्रॉस्ट वुल्फ के हमलों का विरोध कर रहे थे। भाई बीस्टमैन, हमारी मदद करो, हम ओकलैंड के मंदिर नाइट भाड़े के सैनिकों के समूह से हैं। अगर आप हमारी मदद करते हैं तो आप ओकलैंड आ सकते हैं और हमें ढूंढ सकते हैं यदि आपको कुछ भी चाहिए। इसके अलावा लौटने के बाद हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सर, वे हम पर दोष डाल रहे हैं। ड्रैकोनिक बीस्टमैन अपने नरसंहार को पिनव्हील की तरह घुमा रहा था। फ्रॉस्ट वुल्फ की खोपड़ी को कुचलने के बाद उसने अविश्वास में पूछा। बहुत ही कायर ड्रैकोनिक बीस्टमैन के लिए भी उन भाड़े के सैनिकों के व्यवहार को समझना मुश्किल था। आखिरकार तुम्हें समझ में आ ही गया, आरव मेहरा के मुंह से निकला। आरव मेहरा भाड़े के सैनिकों के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये लोग बूढ़े लोमड़ी थे, वे थोड़े और समय तक जीवित रहने के लिए कुछ भी करने के लिए इतने बेशर्म हो सकते थे। हाँ, ज़ियुबन के मन में कुछ डर था। अगर आरव मेहरा उसे याद नहीं दिलाता तो शायद वह इन इंसानों द्वारा तोप के चारे की तरह फेंक दिया जाता जिन्हें उसने अपने साथ रखा था। जब उसने ये सोचा तो ज़ियुबन ने अपना सिर हिलाया और अब उन भाड़े के सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उस घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए आरव मेहरा के निर्देशों का पालन किया। कमीने, तुम में ये कहने की हिम्मत है कि तुम इंसान हो? जब उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद को भागते हुए देखा तो भाड़े के सैनिक गुस्से से चिल्ला उठे। उनकी नज़र में वह बीस्टमैन भाई उन्हें इसलिए नहीं बचा रहा था क्योंकि उसके साथ जादूगर था। तुम निर्दयी कमीने, तुम बीस्टमैन से भी बदतर हो। अगर मैं ओकलैंड वापस आ सकता हूं तो मैं तुम्हें अपमानित करूंगा। इस समय भाड़े के सैनिक केवल गुस्से में चिल्ला रहे थे। दुर्भाग्य से आरव मेहरा और ज़ियुबन अब उन्हें सुन नहीं पा रहे थे। ड्रैगन स्ट्रेंथ पीने के बाद ड्रैकोनिक बीस्टमैन की शक्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि ज़ियुबन तलवार संत का सामना करने में भी सक्षम होगा। अपनी बढ़ी हुई शक्ति और रूनिक रक्षा के साथ ज़ियुबन को अब एक बख्तरबंद वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि वह युद्ध के मैदान से खूनी रास्ता काट रहा था। पेंट दवा का असर 3 सेकंड बाद गायब हो गया, लेकिन दोनों पहले ही फ्रॉस्ट वॉल्स के घेरे से बाहर निकल चुके थे। ज़ियुबन अब वहीं गिर गया था, हवा के लिए हॉन्फ रहा था। आरव मेहरा को पता था कि यह ड्रैगन स्ट्रेंथ पोशन का असर था, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की और ज़ियुबन से आग्रह नहीं किया। इसके बजाय उसने पहले चमकीली राख की छाया को देखने के लिए एक और जादूगरनी आंख डाली। जब फ्रॉस्ट वुल्फ युद्ध के मैदान में भर गए तो केवल सफ़ेद ही दिखाई दे रहा था, कोई भी राख की छाया नहीं देख सकता था। ये स्पष्ट था कि सीक्रेट वुल्फ ने एक बार फिर फ्रॉस्ट वुल्फ का रूप ले लिया था और भेड़ियों के एक समूह के बीच छिपा हुआ था। लेकिन आरव मेहरा चिंतित नहीं था क्योंकि अब यह अलग था। उसने पहले ही मैजिक एरे के साथ सीक्रेट वुल्फ की आभा को लॉक कर लिया था और चाहे वह कितना भी बदल जाए, वह मैजिक एरे द्वारा ट्रैक किए जाने से बच नहीं पाएगा। आरव मेहरा को अब बस इतना करना था कि फ्रॉस्ट वुल्फ के बीच से उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ समय बिताना था। पाया, उसने तीसरी जादूगरनी आंख भेजी तो उसे वह आभा मिल गई। लेकिन आरव मेहरा ने जब उसका स्थान देखा तो वह स्तब्ध रह गया। सीक्रेट वुल्फ कहलाने लायक, छिपने के दौरान भी वह ऐसी जगह चुनता। तीसरी जादूगरनी की आंख वुल्फ किंग और स्वॉर्ड सेंट के बीच की लड़ाई को देख रही थी। जैसे जैसे बल्लेबाज और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा था, स्वॉर्ड सेंट ने आखिरकार अपनी तलवार के मैजिक टूल अवतार को छोड़ दिया। तलवार के ब्लेड के ऊपर बिजली चमकी और थंडरबर्ड को स्वॉर्ड सेंट के कंधे पर लटके हुए देखा जा सकता था। थंडरबर्ड बहुत बड़ा नहीं था, यह आरव मेहरा द्वारा वॉन की प्रयोगशाला में मारे गए चींटी की तुलना में एक चींटी थी, लेकिन शक्ति के मामले में यह आरव मेहरा से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। अब स्वॉर्ड सेंट ने स्थिति को जबरन पलटने के लिए थंडरबर्ड की मदद पर भरोसा किया। कुछ समय बाद, चाहे वह स्वॉर्ड सेंट हो या वुल्फ किंग, वे दोनों इस लड़ाई को गतिरोध में जाने से रोकने में असमर्थ थे। आरव मेहरा के अलावा किसी को भी पता नहीं चला कि बर्फ जैसा सफेद फ्रॉस्ट वुल्फ के झुंड के बीच घूम रहा था।
ये बहुत खतरनाक लग रहा था और जब ये चिल्लाता था तो कुछ मन उतार चढ़ाव करता था, लेकिन वह कभी भी लड़ाई के केंद्र के पास नहीं पहुंच पाता था। अरे ज़ियुबन, तुम और उसके बीच तुम्हें कौन सबसे कायल लगता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ज़ियुबन को चिढ़ाने के बाद आरव मेहरा ने देर नहीं की और आइस एलिमेंटल अवतार का इस्तेमाल किया और एक आइस एलिमेंटल में तब्दील हो गया। फ्रॉस्ट वुल्फ हर जगह थे और उनकी चीख से आइस एलिमेंट्स जाग उठे। यह आरव मेहरा के आइस एलिमेंटल अवतार के लिए सबसे अच्छा कवर था। उसने 2 फ्रॉस्ट फ्लैश का इस्तेमाल किया और कई 100 मीटर पार कर गया। उसके हाथ में फ्रॉस्ट लांस था, जब तक वह रेंज में था वह तुरंत उस चालाक सीक्रेट वुल्फ को भेद देगा। अध्याय 357। इस समय आरव मेहरा, जो अपने आइस एलिमेंटल अवतार में था, गहरी एकाग्रता की स्थिति में चला गया। उसकी आंखें उस अलग फ्रॉस्ट वुल्फ पर कड़ी नजर रख रही थीं। वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही अवसर होगा। उस धूर्त भेड़िए को ढूंढना निश्चित रूप से मुश्किल साबित होगा यदि वह फ्रॉस्ट लांस चूक गया। 2 फ्रॉस्ट फ्लैश के बाद दोनों पक्षों के बीच की दूरी अब 200 मीटर थी। आरव मेहरा ने इस दूरी से कोई मंत्र इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। सीक्रेट वुल्फ बहुत सतर्क था और वह आसपास के मैना उतार चढ़ाव में एक छोटे से बदलाव को नोटिस कर सकता था। आरव मेहरा के हाथों में फ्रॉस्ट लांस भी पहले से ही तैयार था, वह बस उसे शूट करने के लिए आखिरी पल का इंतजार कर रहा था। करीब और करीब आरव मेहरा धीरे धीरे अपने आइस एलिमेंटल अवतार रूप में फ्रॉस्ट वुल्फ की आड़ में सीक्रेट वुल्फ के पास पहुंच गया। 200 मीटर, 180 मीटर, 160 मीटर। आरव मेहरा की नज़रें उस खास फ्रॉस्ट वुल्फ पर नहीं टिकी, क्योंकि वह दूरी को ध्यान में रखते हुए उनके बीच की दूरी 100 मीटर तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद ही फ्रॉस्ट लांस को दागा जाएगा। 150 मीटर, 130 मीटर, करीब और भी करीब। आखिरकार उनके बीच की दूरी 100 मीटर रह गई। आरव मेहरा की तिरछी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके हाथ में मौजूद फ्रॉस्ट लांस हवा में चीरने के लिए तैयार था। लेकिन सियोम, आरव मेहरा ने अचानक अपनी परिधीय दृष्टि में बिजली चमकती देखी। शिट, आरव मेहरा ने शाप दिया। बिल्कुल जैसे ही बिजली चमकी, वुल्फ किंग ने एक चीख मारी और क्रूर भेड़ियों का झुंड तितर बितर होता हुआ दिखाई दिया। फिर बिजली की एक अंगूठी के आकार की लकीर ऊपर से गुजरी। इस पल सभी जादुई तत्व भड़क उठे और प्लाज्मा के चाप चारों ओर फैल गए। वुल्फ किंग ने चीख मारी और भेड़ियों का झुंड फिर से तितर बितर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ओरिस पर्वत पर हिमस्खलन हो रहा हो। बिजली के इस घेरे की शक्ति ने आरव मेहरा को भी चौंका दिया। ये बहुत चौंकाने वाला था और साथ में टीएस स्पेल से भी मेल खा सकता था। दुर्भाग्य से बिजली के उस घेरे की शक्ति ने ऐसा परिणाम लाया कि देखने वाले अवाक रह गए। वुल्फ किंग की त्वरित चेतावनी ने भेड़ियों के झुंड को चोट लगने से पहले तितर बितर होने दिया। बिजली के घेरे ने केवल 100 या उससे ज्यादा फ्रॉस्ट वुल्फ की जान ली। यह अराजक था, लेकिन वास्तव में विनाशकारी था। इसके अलावा बिजली के उस घेरे से पैदा हुई अराजकता ने आरव मेहरा को इतना क्रोधित कर दिया कि वह उसे मारना चाहता था। भाड़ में जाओ, आरव मेहरा ने भयंकर रूप से कोसा। फ्रॉस्ट लांस को कसकर पकड़े हुए उसका मैजिक एरे पागल गति से घूम रहा था, भेड़ियों के झुंड के बीच एक बार फिर सीक्रेट वुल्फ को खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। आरव मेहरा ने पहले सीक्रेट वुल्फ की आभा को लॉक करने के लिए मैजिक एरे का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब भेड़ियों के झुंड के अराजकता में होने के साथ साथ गंदी लड़ाई के साथ युद्ध के मैदान में मैना का उतार चढ़ाव पूरी तरह से गड़बड़ था। इस समय सीक्रेट वुल्फ को ढूंढना असंभव था। बहुत अराजक। आरव मेहरा ने पहले ही मैजिक एरे को अपनी सीमा तक धकेल दिया था और बहुत सारी जानकारी का विश्लेषण कर रहा था, लेकिन वह अभी भी शैडो वुल्फ की आभा को नहीं पा सका था। कोई निशान नहीं बचा था। आपस में लड़ो, मैंने तो दखल भी नहीं दिया, तो फिर तुम मेरी योजना क्यों बर्बाद कर रहे हो? आरव मेहरा को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह मुश्किल से एक सीक्रेट वुल्फ को ढूंढ पाया था और उसे 2 बार भागने दिया था, और इस बार वह उसके नियंत्रण से बाहर था। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? सबसे कष्टप्रद बात यह थी कि भेड़ियों के झुंड के अराजकता में गिरने के बाद आरव मेहरा का भी पता चला। आसपास के फ्रॉस्ट वुल्फ ने अचानक उनके बीच छिपे आइस एलिमेंटल को खोज लिया। फ्रॉस्ट वुल्फ एलिमेंटल अवतार को नहीं समझते थे, लेकिन वे जानते थे कि विभिन्न प्रजातियां दुश्मन हैं। एक फ्रॉस्ट वुल्फ ने जल्दी से चिल्लाया और जल्द ही कई फ्रॉस्ट वुल्फ उसकी ओर दौड़ पड़े। शिट, आरव मेहरा को रोने का मन हुआ। उसने ड्रेकोनिक बीस्टमैन को चिल्लाते हुए एक तरफ सभी तरह के आइस स्पेल फेंके। ज़ियुबन, जल्दी करो और मुझे मदद दो। वह इस बार सिर्फ ड्रेकोनिक बीस्टमैन को ही आदेश दे सकता था। आरव मेहरा अभी भी सीक्रेट वुल्फ की तलाश कर रहा था और फ्रॉस्ट वुल्फ्स के साथ लड़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। सौभाग्य से ड्रेकोनिक बीस्टमैन ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने ड्रैगन स्ट्रेंथ पोशन लिया जो आरव मेहरा ने उसे दिया था, ढक्कन खोला और 2 घूंट में उसे खाली कर दिया और फिर कार्नेज लहराया और एक बार फिर से कत्लेआम शुरू कर दिया। पोशन पीने के बाद उसकी ताकत 2 गुनी से ज्यादा हो गई और उसे अजेय कहा जा सकता था। एक भी भेड़िया उसके करीब नहीं आ सकता था। आरव मेहरा ने पहले शियुबन के कुछ बफ को रिफ्रेश करने के लिए समय लिया, फिर एक बार फिर सीक्रेट वुल्फ की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। अगर मुझे एक बार फिर से परेशान किया गया तो मैं। आरव मेहरा पहले से ही 2 बार परेशान होने से क्रोधित था, इसलिए उसने शाप देते हुए एक जादूगरनी आंख डाली। लेकिन कुछ चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं।
अपनी दूसरी जादूगरनी आंख डालने के बाद कुछ ही दूरी पर एक विद्युत ध्वनि सुनी जा सकती थी, क्योंकि तलवार संत ने ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल को उल्टा पकड़ लिया और एक चौंकाने वाली गति का उपयोग करके आगे बढ़ा। उसके कंधे पर थंडरबर्ड बिजली के उस चौंकाने वाले शक्तिशाली चक्र को छोड़ने के बाद आधी बंद आंखों से आराम कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा अवाक रह गया। क्या ये बिल्कुल वही नहीं था जो वह नहीं चाहता था? फ्रॉस्ट वुल्फ पहले से ही अराजकता में थे और एक बार फिर सीक्रेट वुल्फ की खोज करने के लिए मैजिक एरे का उपयोग करना पहले से ही एक असंभव कार्य था। लेकिन अब वह शापित तलवार संत मस्ती में शामिल होने के लिए दौड़ रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मस्ती में शामिल हो रहा था या नहीं, लेकिन उसके कंधे पर वह थंडरबर्ड एक सच्चा जादुई आत्मा उपकरण अवतार था जिसमें असीम गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति थी। अगर वह पास आता तो आसपास के मान उतार चढ़ाव गड़बड़ा जाते। ओम, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आरव मेहरा प्रथम श्रेणी का उच्च जादूगर था। भले ही वह 5वीं श्रेणी का होता, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियों में गुप्त भेड़िया को नहीं खोज पाता। अरे तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? क्या तुम भेड़िया राजा के साथ युद्ध में नहीं हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी लौट आओ, भेड़िया राजा अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्य से तलवार संत अभी भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, चमकदार बिजली के साथ फ्रॉस्ट वुल्फ की नाकाबंदी को तोड़ रहा था। उसे आरव मेहरा के सामने आने में थोड़ा समय लगा। तभी आरव मेहरा को समझ में आया कि तलवार संत बहुत बुरा नहीं था। वह 40 के आसपास का लग रहा था, काले बाल और छोटी मूंछें थीं। वह काफी सुंदर लग रहा था और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का आकर्षण बिखेर रहा था। भले ही वह वुल्फ किंग से लड़ रहा था, फिर भी उसने एक अच्छा रूप बनाए रखा और अपनी सुरुचिपूर्ण मुद्रा बनाए रखी। नमस्ते मिस्टर्स, मैं ओकलैंड के मंदिर नाइट मर्सिनरी ग्रुप का वाइस लीडर डीन हूँ। आप दोनों स्थिति देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकता। आरव मेहरा ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और मना कर दिया। मदद करना बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। अगर आरव मेहरा और शिवबन ने काम किया होता तो उन्हें 10 मिनट के भीतर वुल्फ किंग को मारने के लिए स्वॉर्ड सेंट की सहायता की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वुल्फ किंग को मारना एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता था। अपने नेता के मरने के बाद भेड़िया झुंड तुरंत हारकर भाग जाता। उस समय कई हजार फ्रॉस्ट वुल्फ ऑरेंज माउंटेन रेंज के सभी कोनों में भाग जाते थे। अगर आरव मेहरा के पास 8 जोड़ी आंखें भी होती तो भी वह सीक्रेट वुल्फ को नहीं ढूंढ पाता। तलवार संत ने शुरू में सोचा था कि अगर वह विनम्रता से पूछे और मंदिर के शूरवीरों के उपनेता के रूप में अपनी पहचान बताए, तो चाहे वह युवा जादूगर कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार वह मंदिर के शूरवीरों का उपनेता था। यह ओकलैंड का दूसरा रैंक वाला भाड़े का समूह था, जो स्वर्ग ज्ञानवर्धक भाड़े के समूह के बाद दूसरे स्थान पर था। इसे ओकलैंड में भी प्रथम श्रेणी का बल माना जा सकता था। इसके अलावा भाड़े के समूह अन्य बलों से अलग थे। भाड़े के समूह हमेशा कृतज्ञता और द्वेष पर ध्यान देते थे। एक बार जब उन्हें दूसरों से मदद मिल जाती तो वे उन्हें 10 गुना चुकाने के हर संभव तरीके के बारे में सोचते। ये भाड़े के समूहों के बीच एक अलिखित रिवाज था। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसका अन्य भाड़े के सैनिकों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से यदि कोई घृणा होगी तो वे निश्चित रूप से प्रतिशोध के हर संभव तरीके के बारे में सोचेंगे, या वे अन्य भाड़े के सैनिकों का सामना करते समय अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे। इस प्रकार भाड़े के सैनिक समूह शायद ही कभी अन्य लोगों की मदद स्वीकार करते हैं और शायद ही कभी अन्य लोगों की नापसंदगी को भड़काते हैं। डीन के शब्द युवा जादूगर को एक बड़ा उपकार दे रहे थे। यदि वह उसकी मदद करता है तो पूरा मंदिर नाइट उसका समर्थन करेगा। जब तक उसके अनुरोध अत्यधिक नहीं होंगे, मंदिर नाइट इसे पूरा करने के तरीके खोज लेंगे। ये केवल एक उपकार नहीं था, और जिसने यह अनुरोध किया था वह एक तलवार संत था। ये देखते हुए कि यह साथी अभी एक नया उच्च जादूगर था, डीन उसे संकेत देने के लिए एक आर्कमेज ढूंढ सकता था और यह उसके पूरे जीवन को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। वह कैसे मना कर सकता था? तलवार संत बस इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। डीन वहीं अचंभित खड़ा रहा, लेकिन आरव मेहरा के पास इतना धैर्य नहीं था। वरिष्ठ, वहां खड़े मत रहो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर सीक्रेट वुल्फ गायब हो गया तो मैं क्या करूंगा? इस प्रकार आरव मेहरा ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, इससे पहले कि वह उसे याद दिलाने के लिए मजबूर हो जाता। ठीक है सर डीन, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि अपना पक्षी यहाँ से ले जाएं? अध्याय 358 उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस समय पूरा ऑरेंज पर्वत शांत लग रहा था। डीन फिर से अचंभित था। ये तलवार संत उदास होकर आरव मेहरा को देख रहा था, मानो वह भूल गया हो कि उसके पीछे फ्रॉस्ट वुल्फ्स उसका पीछा कर रहे हैं। उसे यह समझने में 10 सेकंड लगे कि उस युवा जादूगर ने क्या कहा था। फिर डीन का चेहरा लाल हो गया और लाल से बैंगनी हो गया और फिर और भी गहरा हो गया। लेकिन डीन के लिए अपनी उम्र में तलवार संत बनना, उसका आत्मनियंत्रण और स्वभाव स्वाभाविक रूप से औसत व्यक्ति की तुलना में नहीं हो सकता था। इतना गुस्सा होने पर भी तलवार संत ने अपने बढ़ते गुस्से को दबाने के लिए केवल एक गहरी सांस ली, क्योंकि डीन को लगा कि एक निम्न उच्च जादूगर के साथ बहस करने के लिए खुद को नीचा दिखाना उसके लिए नीचता थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था कि एक तुच्छ जादूगर मदद करने के लिए तैयार नहीं था।
इस बार डीन को वुल्फ किंग द्वारा पीछा किए जाने के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा और उसने सिर्फ एक कमतर जादूगर को भर्ती करने की कोशिश करने के लिए जबरन आभा का इस्तेमाल किया। वह जिसे वास्तव में भर्ती करना चाहता था वह बीस्टमैन था। हालांकि वह वुल्फ किंग के साथ उलझा हुआ था, फिर भी उसने युद्ध के मैदान में उन दोनों की उपस्थिति पर ध्यान दिया था। एक तलवार संत के रूप में वह उन्हें अपनी दृष्टि से कैसे नहीं देख सकता था। दोनों के वहां इतने शांत तरीके से खड़े होने का कारण 90% उस बीस्टमैन के कारण था। वह बहुत दुर्जय था। अभी ये बीस्टमैन ज्यादा से ज्यादा 5वीं रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज था, लेकिन एक बार जब वह शक्ति के साथ फट गया तो वह जबरन तलवार संत के स्तर पर पहुंच जाएगा, खासकर ऐसे युद्ध के मैदान में। बीस्टमैन की जन्मजात शक्ति असीम थी। जब उसने वह भयानक हथियार पकड़ा तो उसने जो विनाश किया वह एक तलवार संत की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह एक ऐसा अधीनस्थ था जिसे हर भाड़े का नेता पाने का सपना देखता था, वीर और मृत्यु से नहीं डरता था। युद्ध जितना भयंकर होता गया वे उतने ही बहादुर होते गए। युद्ध में ऐसे अधीनस्थ का होना युद्ध का आधा हिस्सा जीतना ही था। डीन इस बीस्टमैन की वजह से ही आभा के साथ यहाँ भागे। मूल रूप से डीन एक सौम्य तरीका अपनाना चाहते थे, क्योंकि डीन ने देखा था कि बीस्टमैन युवा जादूगर की बातों पर ध्यान दे रहा था और वे स्पष्ट रूप से बराबर नहीं थे। इसलिए डीन पहले उन्हें युद्ध में खींचना चाहते थे और तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना शुरू नहीं कर देते, ताकि उन्हें मंदिर के शूरवीरों में शामिल होने के लिए राजी किया जा सके। मंदिर के शूरवीरों में शामिल होने के बाद बीस्टमैन निश्चित रूप से प्राथमिकता लेगा। डीन ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। एक बार वापस आने के बाद वह अपने नेता को बीस्टमैन को मंदिर के शूरवीरों से कसकर बांधने के लिए उपनेता का पद देने के लिए मना लेंगे। स्वाभाविक रूप से वे उस युवा उच्च जादूगर को नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार बीस्टमैन के साथ उसके रिश्ते के आधार पर उसे एक कुलीन टीम का नेतृत्व करने देना बुरा नहीं होना चाहिए। डीन ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं सोच ली थीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से विकसित होगा। क्या उस युवा जादूगर ने कुछ गलत खा लिया? वह टीम बनाने से क्यों मना करेगा? क्या उसे नहीं पता कि युद्ध में मंदिर के शूरवीरों के साथ शामिल होना कितना दुर्लभ है? क्या उसे नहीं पता कि मंदिर के शूरवीरों के साथ मिलकर काम करने से उन्हें मंदिर के शूरवीरों की दोस्ती मिलेगी? ये सिर्फ डीन की शेखी बघारने की बात नहीं थी। ये युवा जादूगर इसे कैसे नहीं देख सकता था, और चाहे उसने इसे देखा हो या नहीं, डीन को वास्तव में गुस्सा दिलाने वाली बात वे असभ्य शब्द थे। उसका क्या मतलब था, अपना पक्षी यहाँ से ले जाओ, इसे भूल जाओ। उस गहरी सांस के बाद डीन पहले ही अपने गुस्से से मुक्त हो चुका था। वह एक तलवार संत था, वह युवा पीढ़ी के साथ कैसे झगड़ा कर सकता था? बीस्टमैन दोस्त, आपके शानदार प्रदर्शन ने पहले ही मेरा सम्मान जीत लिया है। मुझे अपना परिचय देने दें। मैं डीन हूँ, मंदिर के शूरवीरों का पहला उपनेता। ये कहने के बाद डीन थोड़ा रुका। मैं आधिकारिक तौर पर मंदिर के शूरवीरों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। उस तलवार संत के प्रकट होने के बाद से ही ज़ियुबन खुश हो रहा था। उस आदमी के पक्षी ने आरव मेहरा की योजना को बर्बाद कर दिया था, फिर भी वह अभी भी परेशान कर रहा था। लेकिन फिर जब वह नाटक देख रहा था तो उसने अचानक सुना कि तलवार संत, जो किस्मत से बाहर चल रहा था, उसे मंदिर के शूरवीरों में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा था। ज़ियुबन का दिमाग जम गया। दोस्त, निश्चिंत रहो, एक डार्क फ्लेम बीस्टमैन के रूप में तुम्हारी पहचान दूसरों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन यह मंदिर के शूरवीरों के लिए कुछ भी नहीं है। ज़ियुबन को हैरान देखकर डीन ने सोचा कि वह अपनी पहचान उजागर होने से डर रहा है और इस तरह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ऑकलैंड में कोई भी डार्क फ्लेम बीस्टमैन की वजह से मंदिर के शूरवीरों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय ड्रैकोनिक बीस्टमैन को आखिरकार समझ में आ गया। अचानक उसके चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया, जैसे कि वह डीन को देख रहा हो, जैसे कि वह कोई सनकी हो। पागल, क्या वह पागल नहीं है? क्या उसे नहीं पता कि वह पहले से ही एक आपदा को आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि उसके बिजली के घेरे ने सर मेहरा की योजनाओं को बर्बाद कर दिया है? वह अभी भी नहीं जानता कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, फिर भी वह हिम्मत करता है। मुझे लुभाने की कोशिश करता है। ये कितनी बेशर्मी है, सर मेहरा के सामने मुझे मंदिर के शूरवीरों का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करना। ज़ियुबन को अच्छा नहीं लगा। उसने डीन को सदमे और सहानुभूति से देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे समय में क्या कहना चाहिए। इस बार ज़ियुबन वास्तव में इस तलवार संत से कहना चाहता था, तुम्हें जल्दी से चुप हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और स्यूडोस बाहर आ जाए। दुर्भाग्य से ज़ियुबन ने वास्तव में ये कहने की हिम्मत नहीं की। उस तलवार संत ने ज़ियुबन के चेहरे पर भय को देखा और सोचा कि वह मंदिर के शूरवीरों की शक्ति से डर गया है। डरना अच्छा था। दोस्त, मुझे लगता है कि आपको ये सुनना चाहिए था कि हमारे मंदिर के शूरवीर भाड़े के समूह में नेता के अधीन कुल 7 उपनेता हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब तक आप इच्छुक हैं, आप तुरंत 8वें उपनेता बन सकते हैं। डीन ने ये कहने के बाद चुपचाप इंतजार किया, क्योंकि उसे लगा कि उसे बीस्टमैन को इसे पचाने के लिए कुछ समय देना चाहिए। आखिरकार एक बीस्टमैन के लिए जिसने कभी नहीं देखा कि मानव समाज कैसे काम करता है, मंदिर के शूरवीर भाड़े के समूह के उपनेता का पद थोड़ा बहुत झटका दे सकता है।
और निश्चित रूप से, ये कहने के बाद डीन बीस्टमैन के गहरे लाल चेहरे पर अविश्वास को देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। डीन को आश्चर्य नहीं हुआ। एक बीस्टमैन जिसने मानव समाज को नहीं देखा है, उसे तो छोड़ ही दीजिए, ओकलैंड के वे पुराने पावर हाउस भी कुछ ऐसे ही चेहरे दिखा सकते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि वे टेम्पल नाइट मर्सिनरी ग्रुप के उपनेता बन सकते हैं। ओकलैंड के दूसरे स्थान के मर्सिनरी ग्रुप के रूप में 8वें उपनेता बनने का मतलब ओकलैंड के शीर्ष सोपानों में प्रवेश करना था। यह एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंचने का मौका था। इस समय डीन ने पहले से ही इस बीस्टमैन को शामिल करने के बारे में अपना मन बना लिया था। उसे यकीन था कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। अरे, वह आदमी पागल है। लेकिन डीन को उम्मीद नहीं थी कि हालांकि वह सहज महसूस कर रहा था, ड्रैकोनिक बीस्ट वास्तव में उसे कोस रहा था। बिल्कुल पागल, बिना किसी विवेक के किसी का शिकार करना, क्या तुम सर मेहरा को मरा हुआ समझते हो? यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, मैं उसे जारी नहीं रहने दे सकता या मैं उसके द्वारा घसीटा जाऊंगा। जब सर मेहरा दुखी होते हैं तो स्यूडोस मेरी जिंदगी को नरक बना देता है। उस समय खजाने के अंदर उसने सर मेहरा के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन स्यूडोस के साथ एक भयानक याद हासिल कर ली। इसके बारे में सोचते ही ज़्यूबन कांपने लगा। कोई फायदा नहीं, मैं निश्चित रूप से उसे जारी नहीं रहने दे सकता। ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने अपना फैसला किया। उसे उस आदमी को चुप कराना था और सर मेहरा को यह नहीं सोचने देना था कि उसके मन में दलबदल करने के विचार हैं। लेकिन इससे पहले कि ज़्यूबन अपना मुंह खोल पाता, डीन ने एक बार फिर से आरव मेहरा को पूरे आत्मविश्वास के साथ देखा और कहा, सच कहूं तो आपके बीस्टमैन दोस्त की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से एक बेहतर साथी चुन सकता है। अगर आपको एक जादूगर साथी की ज़रूरत है तो आप हमारे मंदिर के शूरवीरों को देख सकते हैं। वहाँ 3 उच्च जादूगर हैं जो पहले से ही 5वें रैंक पर हैं। जब तक आप एक शब्द कहते हैं, मैं उन्हें आपकी सहायता करने के लिए, अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कह सकता हूँ। आपको एक कमतर उच्च जादूगर को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, वह वास्तव में आपकी ताकत के लायक नहीं है। शिट, ज़्यूबन लगभग पागल हो गया। उसने डीन को अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ देखा। उसके पैर चुपके से कुछ कदम पीछे हट रहे थे, जैसे कि वह तलवार संत एक घातक प्लेग लेकर जा रहा हो। क्या है? डीन की लगातार बकबक खत्म हो गई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस उत्साही उत्तर की उम्मीद कर रहा था, वह वास्तव में ड्रैकोनिक बीस्टमैन चुपके से दूर चला जाएगा। ये तब था जब तलवार संत को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सर, मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे नहीं जानता। ज़्यूबन डीन की तरफ देख भी नहीं रहा था। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया, ड्रैकोनिक बीस्टमैन को इशारा करते हुए कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह तलवार संत की तरफ मुस्कुराया और उसे याद दिलाया, सर डीन, वुल्फ किंग करीब आ रहा है। संकेत दिए जाने के बाद डीन को अचानक एहसास हुआ कि उसने उस बीस्टमैन पर बहुत समय गंवा दिया है और भेड़ियों का झुंड पहले से ही उस पर हमला कर रहा था, जिसमें वुल्फ किंग भी शामिल था। वे 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। शिट, वुल्फ किंग जैसे अस्तित्व के लिए 100 मीटर से भी कम दूरी पर उसका सामना करना उसके नज़दीकी रेंज में होने से अलग नहीं था। बस एक झटके से डीन उन तीखे पंजों की हमलावर रेंज में आ जाएगा। स्थिति को देखते हुए डीन भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसने ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसका आभामंडल फट गया क्योंकि थंडरबर्ड अवतार थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से उड़ गया। फिर बिजली और बर्फ एक बार फिर आपस में उलझ गए। थंडरबर्ड के हमले ने वुल्फ किंग के हमले को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन इससे डीन को ज्यादा समय नहीं मिला। उस तलवार संत के चेहरे पर एक बार फिर चिंता का भाव दिखाई दिया और उसकी गति भी पहले से बहुत तेज थी। डीन ने एक आखिरी प्रयास किया, बीस्टमैन फ्रेंड, कृपया मेरी ईमानदारी, हमारे टेम्पल नाइट मर्सिनरी ग्रुप की ईमानदारी पर विश्वास करें। अध्याय 359। जैसे ही डीन ने शिवबन को मनाने की पूरी कोशिश की, आरव मेहरा ने अपनी आंखों के कोने से राख की छाया देखी। सीक्रेट वुल्फ। आरव मेहरा की इंद्रियां अपने चरम पर पहुंच गईं और इन असंभव परिस्थितियों में उसने उस क्षणभंगुर अवसर को पकड़ लिया और तुरंत अपने मैजिक एरे को घुमाया, तीसरी बार सीक्रेट वुल्फ की आभा को लॉक किया। आरव मेहरा को लगा कि यह मौका पौराणिक था। वह वास्तव में एक सीक्रेट वुल्फ के साथ बिल्ली और चूहे का पीछा कर रहा था, ये जादुई जानवर जो अप्रत्याशित रूप से गायब हो सकता है और फिर से प्रकट हो सकता है। लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए। उस पल में आरव मेहरा ने अपने नियंत्रण को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और जैसे ही उसने सीक्रेट वुल्फ को लॉक किया, 3 मैजाइज उड़ गईं। तीसरी मैजाए ने आखिरकार सीक्रेट वुल्फ की स्थिति को लॉक कर दिया क्योंकि वह थंडरबर्ड और वुल्फ किंग के बीच युद्ध के मैदान में घूम रहा था। तुम सच में छिप सकते हो, आरव मेहरा ने दांत पीसते हुए कहा। सीक्रेट वुल्फ अपने नाम के योग्य था। ऐसी परिस्थितियों में भी उसने अभी भी एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां दूसरों के लिए उसे नोटिस करना मुश्किल था। सीओम। सीक्रेट वुल्फ के पीछे थंडरबर्ड और वुल्फ किंग की लड़ाई थी और उसके सामने फ्रॉस्ट वुल्फ का घेराव करने वाला झुंड था। दोनों पक्ष बड़ी बाधाएं थे, लेकिन इससे आरव मेहरा को कोई समस्या नहीं हुई। ज़्यूबन, उस फ्रॉस्ट वुल्फ पैक को खोलो। आरव मेहरा ने आगे फ्रॉस्ट वुल्फ के समूह की ओर इशारा किया। हाँ सर। आरव मेहरा के आदेश का पालन करते हुए ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने कार्नेज को उठाने और दौड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। फिर एक खूनी दृश्य खेला गया। शिकार की स्थिति के कारण ज़्यूबन को डर था कि आरव मेहरा उस पर अपना गुस्सा निकालेंगे। अब जब उसके पास दिखावा करने का अवसर था तो वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता था।
उसने कार्नेज लिया और फ्रॉस्ट वॉल्स पर हमला किया, खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया। ड्रैगन स्ट्रेंथ के बचे हुए प्रभाव के साथ ज़्यूबन ने जो शक्ति दिखाई उसे केवल भयानक ही कहा जा सकता है। फ्रॉस्ट वॉल्स का बड़ा झुंड उसे नरसंहार करने से नहीं रोक सका और पहले ही वार में 1 दर्जन फ्रॉस्ट वॉल्स की जान ले ली। बच्चे, तुम्हें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। डीन वहीं खड़ा रहा और उसने देखा कि ज़्यूबन फ्रॉस्ट वॉल्स पर हमला कर रहा है। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। ये वास्तव में एक बेहतरीन एनपॉलिश हीरा था। बीस्टमैन में युद्ध के लिए बीस्टमैन की लालसा और सहज प्रवृत्ति के साथ साथ भयानक शक्ति थी। वह एक जन्मजात सैनिक था। डीन के हाथों में वह 10 साल के भीतर स्वॉर्ड सेंट दायरे में प्रवेश करेगा। उस समय वह मंदिर के शूरवीरों की आधारशिला बन जाएगा और शायद स्वर्ग के दायरे को भी चुनौती दे सके। लेकिन दुर्भाग्य से वह बिना पॉलिश वाला हीरा गलत व्यक्ति का पीछा कर रहा था। यह इस युवा उच्च जादूगर की तरह था। युवा उच्च जादूगर के रूप में ऑरिज पर्वतों में शिकार करने के लिए मजबूर होना दिखाता है कि उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी या वह ऐसे जोखिम नहीं उठाता। उसके उपकरणों से पता चलता है कि उसके पास कुछ वित्तीय संसाधन थे। उसका जादू का डंडा शक्तिशाली मान उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था और 2 अंगूठियां आकर्षक चमक के साथ टिमटिमा रही थी, इसलिए वे शायद कुछ अच्छे जादू के उपकरण थे। लेकिन वह बहुत स्वार्थी तरीके से काम कर रहा था। उसके पास इतने अच्छे उपकरण थे, फिर भी इस तरफ के बीस्टमैन के पास केवल एक सुविधाजनक हथियार था और कठोर और भारी होने के अलावा डीन को उस हथियार में कुछ भी असाधारण नहीं दिख रहा था। यह उस युवा जादूगर के जादू के औजारों से कई साल अलग था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीस्टमैन की लड़ने की शक्ति को जगाने के लिए वह युवा जादूगर उसे किसी तरह की दवा खिलाता रहा। ये वह हिस्सा था जिसे डीन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हर कोई जानता था कि हालांकि औषधियां अस्थायी रूप से लड़ने की शक्ति बढ़ा सकती हैं, लेकिन उनका बार बार इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर मास्टर अल्केमिस्ट दायरे के नीचे कीमियागरों की औषधियों का बार बार इस्तेमाल किया जाता तो निश्चित रूप से किसी के शरीर को नुकसान पहुंचता। कुछ गंभीर मामलों में इससे किसी की ताकत भी स्थिर हो सकती थी। डीन की नज़र में ये सिर्फ एक अपराध था। भविष्य की अनंत संभावनाओं वाले इस बीस्टमैन को उस युवा जादूगर द्वारा जबरदस्ती औषधियां खिलाई जा रही थीं। सियोम, उसे कैसे पता नहीं था कि यह उसकी प्रतिभा को नष्ट कर देगा। ये बहुत स्वार्थी था। डीन ने सोचा कि उस बीस्टमैन के लिए ऐसे स्वार्थी जादूगर का अनुसरण करना उचित नहीं था। अब वह उसे मंदिर के शूरवीरों में शामिल होने से भी रोक रहा था। शायद उस युवा जादूगर को पहले से ही पता था कि अगर वह मंदिर के शूरवीरों में शामिल भी हो जाता है तो उसे कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसने बीस्टमैन को रोकने का फैसला किया, उसे जाने से रोक दिया। ये सोचकर डीन को लगा कि ये दिखने में परिष्कृत युवा जादूगर थोड़ा घिनौना लग रहा था। ठीक है बच्चे, इधर उधर मत घूमो। तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मैं तुम्हारी कुछ शर्तों से सहमत हो सकता हूँ, बशर्ते तुम अपने साथी को मंदिर के शूरवीरों में शामिल होने दो, लेकिन बहुत ज्यादा मत बोलो। समय नहीं है। आरव मेहरा वाकई बहुत व्यस्त था क्योंकि वह सीक्रेट वुल्फ का पीछा करने के लिए मैजाई का संचालन कर रहा था और साथ ही आभा को लॉक करने के लिए अपने मैजिक एरे को घुमा रहा था। उसके पास शर्तों पर चर्चा करने का समय कैसे हो सकता था? बच्चे, बहुत आगे बढ़ने से पहले रुक जाओ, इसे हम दोनों के लिए नुकसान में मत बदलो। डीन ने हार नहीं मानी, लेकिन उसका स्वर धीरे धीरे कठोर होता गया। ठीक है, आरव मेहरा ने आह भरी। ये डीन बहुत ज्यादा चिपकू है, उसने सोचा, फिर कहा, पहले सर डीन, क्या आप अपना पक्षी लेकर जितना हो सके उतना दूर जा सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? डीन ने अपने जीवन में कभी इतने असभ्य व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी। 40 वर्षीय स्वॉर्ड सेंट को पहले से ही ओकलैंड में एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। साथ ही वह टेम्पल नाइट मर्सेनरी ग्रुप का पहला उपनेता था। वह पहले से ही ओकलैंड की चोटी पर खड़ा था, चाहे वह उसकी ताकत की वजह से हो या उसकी पहचान की वजह से। हर बड़ी सेना के नेता डीन को देखकर विनम्रता से उसका अभिवादन करते थे। डीन ने वास्तव में नहीं सोचा था कि ऑरिज पर्वत में एक युवा जादूगर उसे बार बार अपना पक्षी लेकर जाने के लिए कहेगा। ये युवक उसे नीचे देख रहा था। बहुत अच्छा। शॉन ने खुद को रोकने के लिए कुछ सेकंड लिए, एक लंबी सांस छोड़ते हुए। लेकिन आरव मेहरा की ओर उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। यह अच्छा है, चूंकि तुम इतना आग्रह कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन बेहतर होगा कि तुम तुरंत इस युद्ध के मैदान को छोड़ दो। चूंकि हम दोस्त नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम मर्सेनरी ग्रुप की सुरक्षा को खतरे में डालोगे या नहीं। मैं एक महत्वपूर्ण समय पर एक छिपे हुए खतरे से छुटकारा पाने का विकल्प चुन सकता हूँ। हाँ, आरव मेहरा हंसे। डीन के शब्दों में धमकी बहुत स्पष्ट थी, लेकिन ये धमकी आरव मेहरा के लिए बेमानी थी। वुल्फ किंग पहले से ही थंडरबर्ड से लड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि थंडरबर्ड नुकसान में था। डीन के पास ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन सेकंड थे, जिसके बाद उसके पास वुल्फ किंग के दबाव को साझा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आरव मेहरा ठीक इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। एक बार जब ज़्यूबन फ्रॉस्ट वुल्फ्स को चीर कर निकल गया और डीन वुल्फ किंग से उलझ गया, तो आरव मेहरा सीक्रेट वुल्फ को तुरंत मारने के लिए एक चाल चलने में सक्षम हो गया। और निश्चित रूप से थंडरबर्ड को डीन की मदद की जरूरत पड़ने में सिर्फ 30 सेकंड लगे।
कुछ हमलों से बचने में असमर्थ होने के बाद वुल्फ किंग ने उसके पंखों को काट लिया, और भले ही थंडरबर्ड एक सच्चे स्पिरिट मैजिक टूल का अवतार था और उसके पास वास्तव में मांस से बना शरीर नहीं था, वुल्फ किंग का काटना कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह झेल सके। थंडरबर्ड के पंख बर्फ के टुकड़ों में जमने में बस 1 सेकंड का समय लगा। हालांकि थंडरबर्ड बिजली के साथ फटा और बर्फ को चकनाचूर कर दिया, लेकिन इसका असर अभी भी बना हुआ था। वुल्फ किंग ने नीचे की ओर झटका मारा और मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। इस बार थंडरबर्ड को बहुत तकलीफ हुई और उसने एक करुण चीख निकाली, आसमान में उड़ गया। उसने अभी वुल्फ किंग के पास गोता लगाने की हिम्मत नहीं की। शिट, डीन ने कसम खाए, अगर वह मदद के लिए नहीं गया तो उसने इतनी मुश्किल से जो लंबी तलवार हासिल की थी वह शायद अपना मैजिक टूल अवतार खो सकती थी। शाप देने के बाद डीन ने आरव मेहरा को घृणा भरे भाव से देखा, फिर अपनी बिजली की आभा के साथ वुल्फ किंग की ओर झपटा। उसी समय ज़्यूबन ने फ्रॉस्ट वुल्फ के बीच से रास्ता खोलना समाप्त कर दिया था। रास्ते में केवल लाशें दिखाई दे रही थीं, साथ ही बहता हुआ खून भी। ज़्यूबन लाशों के बीच खून से लथपथ खड़ा था, बिल्कुल युद्ध के देवता की तरह। अवसर यही है। यह आरव मेहरा के लिए एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। वह सीक्रेट वुल्फ को फिर से डराने का जोखिम नहीं उठा सकता था और तुरंत आइस एलिमेंटल अवतार का उपयोग करता था। लगातार 2 फ्रॉस्ट फ्लैश का उपयोग करता था। फ्रॉस्ट वुल्फ के कब्रिस्तान से भागता हुआ उस धूर्त भेड़िए के सामने खड़ा था। वे एक दूसरे से केवल 10 मीटर की दूरी पर थे। आरव मेहरा किसी भी समय सीक्रेट वुल्फ को मार सकता था, यहाँ तक कि अगर कोई स्वर्ग रैंक का पावरहाउस आ भी जाए तो भी वे आरव मेहरा के जादू को रोक नहीं पाएंगे। उसके हाथों में एक फ्रॉस्ट लांस दिखाई दिया और एक हल्के हमले के साथ स्काई आइज ओलिवर जिस जादुई जानवर के लिए तरस रहा था वह खून के एक तालाब में गिर गया। इस समय सीक्रेट वुल्फ को कुछ खतरा महसूस हुआ। उसने केवल एक चीख सुनी और धीरे से फ्रॉस्ट वुल्फ के रूप में अपनी उपस्थिति को हटा दिया। अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त करने के बाद सीक्रेट वुल्फ राख के शरीर के साथ आरव मेहरा के हाथों की हथेली से बड़ा नहीं लग रहा था। यह एक ऐसे पिल्ले की तरह लग रहा था जो अभी बड़ा नहीं हुआ था। ये पीछे हटते हुए अपनी पिल्ला आंखों से आरव मेहरा को घूर रहा था। जैसे ही आरव मेहरा उस फ्रॉस्ट लांस को फेंकने वाला था उसने अचानक एक विस्मयकारी आवाज निकाली। वह रुक गया और 5 सेकंड के लिए सीक्रेट वुल्फ को देखता रहा, फिर आश्चर्यजनक रूप से अपने हाथों से फ्रॉस्ट लांस को हटा दिया और उसकी जगह एक वाइन फेंकी जो पीछे हटते हुए सीक्रेट वुल्फ के चारों ओर लिपट गई। अध्याय 360। आरव पहले से ही एक आर्कमेज को मारने के लिए काफी मजबूत था और सीक्रेट वुल्फ एक जादुई जानवर था जिसकी लड़ने की ताकत कम थी, इसलिए वह आरव की वाइन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हथेली के आकार का सीक्रेट वुल्फ बहुत आसानी से आरव के हाथों में आ गया। आओ ओ सीक्रेट वुल्फ आरव के हाथों में संघर्ष कर रहा था और पकड़े जाने से असंतुष्ट होकर कुछ हताश चीखें निकाल रहा था और अपने दांतों से आरव के हाथों को कुतर रहा था। लेकिन कुतरना तो बस कुतरना ही था। आरव ने पहले ही 10 मैजिक एरे को जोड़ लिया था और उसका जादू बहुत बहुमुखी था। उसके पास कम से कम 10 रक्षात्मक बफ थे। जब सीक्रेट वुल्फ ने कुतरना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पत्थर को कुतर रहा है और उसके दांत लगभग टूट गए। ये वास्तव में एक 3 आंखों वाला गुप्त भेड़िया है। आरव अवाक रह गया। यह अफवाह थी कि गुप्त भेड़ियों के राजा के पास जन्मजात 3 आंखें होती हैं और वयस्क होने से पहले तीसरी आंख केवल एक लाल छाप होती है। अन्य राक्षसों के लिए इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, लेकिन एक बार जब गुप्त भेड़िया वयस्क हो जाता है तो तीसरी आंख वास्तव में खुल जाएगी और यह उसकी अपनी सीमाओं को तोड़ देगी। ये स्वर्ग के दायरे में कदम रखने से पहले बहुत ही कम समय में टूटता रहेगा। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 3 आंखों वाले गुप्त भेड़िए की तीसरी आंख में अथाह शक्ति थी। ये कई चीज़ों को देख सकता था जो आम लोग नहीं देख सकते थे। कुछ लोगों ने कहा कि तीसरी आंख दूसरी दुनिया और यहाँ तक कि भविष्य में भी देख सकती है। गुप्त भेड़िए की तीसरी आंख के बारे में सभी तरह की अफवाहें थीं। आरव ने लगभग 17 संस्करण पढ़े थे, लेकिन नोसेंट के इतिहास में केवल 7 थरी आइड सीक्रेट वुल्फ की पुष्टि की गई थी। इससे जुड़ा सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बुजम था, जो जादू के युग के चरम के दौरान प्रसिद्ध भाड़े का राजा था। उस भाड़े के सैनिक का जीवन अपने आप में एक महाकाव्य था। उस समय उसके पिता क्लाउड टॉवर के स्वामी थे, जिसका नाम एमोन्सस नामक समुद्री ऋषि था। 7 साल की उम्र में क्लाउड टॉवर के कई स्वर्ग के जादूगरों ने सर्वसम्मति से बुजम की अविश्वसनीय जादुई प्रतिभा को स्वीकार किया, यहाँ तक कि यह भी माना कि वह चार्ल्स द कॉन्करर के बाद स्वर्ग के जादूगरों में अगला पावरहाउस होगा। वास्तव में इसी रास्ते पर जा रहा था। 8 साल की उम्र में बुजम एक जादू प्रशिक्षु बन गया, फिर वह 10 साल की उम्र में एक जादूगर बन गया, 11 साल की उम्र में एक महान जादूगर और 15 साल की छोटी उम्र में एक उच्च जादूगर। जादू के युग के चरम के दौरान भी ऐसी प्रतिभा को केवल भयावह ही कहा जा सकता है। उस समय पूरे क्लाउड टॉवर ने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बुजाम 16 साल का होने पर एक दुर्घटना घटेगी। 16 साल की उम्र में बुजाम पहले से ही 9वीं रैंक का हाई मैच था और एक बार जब वह थोड़ा और आगे बढ़ जाता तो वह आर्कमेज दायरे में प्रवेश कर पाता। उस समय पूरा क्लाउड टॉवर बुजाम के लिए एक बड़ा जश्न मनाने की दावत आयोजित करने के लिए पहले से ही तैयार था। लेकिन बुजाम के 16वें जन्मदिन की रात वह बेजोड़ जादुई प्रतिभा गायब हो गई। वास्तव में
बुजाम अचानक गायब हो गया, जिससे पूरा क्लाउड टावर पागल हो गया और पूरे ओकलैंड को खंगालने लगा, जिससे लगभग प्रमुख ताकतों के बीच युद्ध हो गया। लेकिन अफसोस की बात है कि वे उसे ढूंढ नहीं पाए, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और 15 साल बाद जब सभी को लगा कि असाधारण प्रतिभा गायब हो गई है, बुजाम ओकलैंड लौट आया। और वह तीसरे दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता के रूप में लौटा। उसके साथ एक हथेली के आकार का ग्रे पिल्ला था और वह ओकलैंड में घुसते ही कमजोर और विकलांग भाड़े के सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए वह ये थी, बुजाम ने चमड़े का कवच पहना हुआ था और कमर पर एक तरकश लटकाए हुए एक लंबा धनुष था, और उसके शरीर से कोई भी मान उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। इस खबर ने पूरे ओकलैंड को चौंका दिया। ये भूकंप जैसा था। किसने सोचा होगा कि जो जादूगर पूरे नोसेंट को चौंका रहा था, वह धनुष और तीर लेकर वापस आएगा और मान उतार चढ़ाव नहीं होगा। इस प्रकार ओकलैंड में बुजाम के बारे में कई अफवाहें फैलीं। सबसे ज्यादा फैली और जिस पर ज्यादातर लोगों ने यकीन किया वह ये थी कि बुजाम के लापता होने के बाद ओकलैंड के बाहर उसका सामना एक दुश्मन से हुआ और उसे गंभीर चोट लगी। उसका मान बिखर गया था, जिससे वह अपंग हो गया। लेकिन इसका बुजाम पर कोई असर नहीं हुआ। वह एक बार क्लाउड टावर में वापस आया और फिर शहर के लिए रवाना हो गया ताकि अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को रखने के लिए एक बड़ी जगह खरीद सके। फिर उसने अपने तीसरे दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह का नेतृत्व किया और ओकलैंड में सभी तरह के काम पूरे किए। इससे पिछली अफवाह की पुष्टि हुई। बुजाम पहले ओकलैंड का गौरव था, एक ऐसा अस्तित्व जो इतना चकाचौंध भरा था कि कोई उसे सीधे नहीं देख सकता था। वह तीसरे दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह का नेतृत्व कैसे कर सकता था? पहले तो कई लोगों ने बुजाम को सहानुभूति से देखा। उन्हें लगा कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का इस स्तर तक गिरना वाकई दुखद है। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी थे जो उसके दुर्भाग्य पर खुश थे। जब बुजाम अपने चरम पर था तो उसके घमंडी स्वभाव ने उसे कई लोगों को नाराज कर दिया था। ये लोग बुजाम के भाड़े के सैनिकों के समूह का उपहास करने के लिए शामिल हो रहे थे। लेकिन बुजाम फिर भी अपने रास्ते पर चला गया। दया, जरूर, उपहास, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए लोगों को पता चला कि कुछ अजीब है, क्योंकि बुजाम की किस्मत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। लगभग हर मिशन में उसे कुछ अप्रत्याशित फसलें मिली, खासकर पिछले 2 में जब उसके भाड़े के सैनिकों के समूह ने ओकलैंड से बहुत दूर तीसरे राजवंश के 2 खंडहर खोदे। इससे थोड़ी हलचल मच गई। आखिरकार ये जादू के युग के चरम के अंत के करीब था। वह पागल कब्र खोदने का युग पहले ही बीत चुका था और नोसेंट में तीसरे राजवंश के बचे हुए खंडहरों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। 2 महीने के छोटे से समय में बुजाम ने उनमें से 2 को ढूंढ निकाला। ये किस तरह की अवधारणा थी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वे ओकलैंड के नज़दीक थे। बुजाम के बारे में कई अफवाहें फिर से फैलने लगीं और बुजाम ने भाड़े के सैनिकों की भर्ती के लिए अपनी अपार संपत्ति पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसे अपने तीसरे दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह का नेतृत्व करने में सिर्फ 1 साल लगा और वह ओकलैंड के शीर्ष 3 भाड़े के सैनिकों के समूहों में से एक बन गया। सबसे भयावह बात यह थी कि बुजाम की किस्मत अभी भी कायम थी। वह प्रत्येक मिशन के दौरान कुछ खास हासिल करता था, जिससे उसका पूरा भाड़े का समूह भाग्य के प्रभामंडल में आ जाता था। और आधे साल के बाद बुजाम के भाड़े के सैनिकों के समूह ने आखिरकार नैसर राजवंश के एक खंडहर की खोज की और ओकलैंड के नंबर 1 भाड़े के सैनिकों के समूह के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, जो बहुत लंबे समय से नए लोगों को दबाने से पीछे हट रहा था। ये पहली लड़ाई थी जिसमें बुजाम ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, ओकलैंड वापस आने के 1.5 साल बाद। खैर, इसे लड़ाई कहना अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि बुजाम ने सिर्फ एक तीर का इस्तेमाल किया था। उसने एक तीर से ओकलैंड के नंबर 1 भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी शक्तिशाली लोगों को मार गिराया और फिर टकराव एक तरफा नरसंहार में बदल गया। इस तीर के बाद बुजाम का भाड़े का समूह सीधे एक रैंक पर पहुंच गया और बुजाम को खुद ओकलैंड में एक वेदी दी गई। अगले कई 100 सालों तक बुजाम अपने भाड़े के सैनिकों को हर तरफ से लड़ने के लिए ले गया और वे अपराजित रहे, जिससे उसे भाड़े के सैनिकों के राजा की उपाधि मिली। बुजाम का नाम धीरे धीरे बार्ड और मिनिस्ट्रेल के माध्यम से फैल गया और उसके रंगीन जीवन के बारे में सभी को बताया जाने लगा। हर कोई यह जानने लगा कि बुजाम के पास हथेली के आकार का ग्रे पिल्ला कोई सामान्य पिल्ला नहीं था, बल्कि एक भयावह स्वर्ग रैंक का जादुई जानवर 3 आंखों वाला गुप्त भेड़िया था। और बुजाम की स्वर्ग विरोधी किस्मत इस 3 आंखों वाले गुप्त भेड़िए से आई, क्योंकि इसकी तीसरी आंख ऐसी चीजें देख सकती थी जो कोई और नहीं देख सकता था। ये समय और स्थान के कोहरे के पार भी देख सकता था। ये नोसेंट में 3 आंखों वाले गुप्त भेड़िए के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी थी। आरव ने ये कहानी कई बार पढ़ी थी, क्योंकि समय के हिसाब से वह कहानी दुनिया के अंत के बहुत करीब हुई थी। इसलिए आरव का पिछला कदम अजीब नहीं था। वह मूल रूप से अपना फ्रॉस्ट लांस फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने उस लाल निशान को देखा तो आरव का दिल कांप उठा और उसे एहसास हुआ कि यह 3 आंखों वाला गुप्त भेड़िया हो सकता है। अब वह निश्चित था, उसे बाकी के लिए शॉन पर निर्भर रहना होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, आरव ने अपनी उंगली पर अंगूठी को धीरे से रगड़ा, लेकिन शॉन ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया। आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसे याद आया कि शॉन ने ईविल ड्रैगन आई को अवशोषित कर लिया था और अभी भी सो रहा था। इसे भूल जाओ, वैसे भी 3 आंखों वाले गुप्त भेड़िए की लड़ने की ताकत वयस्क होने से पहले उल्लेख करने लायक नहीं है।
उसे भागने न देने के लिए सावधान रहने के अलावा उसके पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ये सोचकर आरव को अब इसकी चिंता नहीं रही और उसने मन की अंगूठी से बंद पिल्ले को सीधे अपनी जेब में डाल लिया, भले ही वह दयनीय चीखें मार रहा था।